पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपनी फ्री स्पीच की, ठीक है, मुझे नहीं नज़र आई ये किसी और मुल्क के अंदर भी। किसके किरदार के ऊपर आप आवाज़ उठाएंगे? उलमा के, पेरेंट्स पे, दादा के, दादी के? ये डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यों आया हुआ है? आज से 50 साल पहले वाला मुसलमान आज के मुसलमान से बेहतर क्यों था? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जिस दीन को यहाँ पे जिसके लिए ये मुल्क बना था, क्या वो दीन आपको यहाँ नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि आप स्वीडन में रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं? वो LGBT तो हम एक इशू बना, यहाँ पे सारा दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा ख्याल है मेरे पास कोई 1,500 मैसेजेस होते हैं सुबह सुबह, कोई आयत, कोई हदीस, कोई ये, कोई वो, और मेरा ख्याल है कि मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो उसको इग्नोर करते हैं, पढ़ते भी नहीं होंगे। तो मेरे एक पार्टनर बन गए जो तब इस वक्त के तबलीगी जमात के टॉप नॉच कोई पोजीशन होल्डर है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है अब उनके साथ मुझे कोई उनके ऊपर डाउट नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जी आज मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के आया हूँ, 22 करोड़ रुपया लेके भाग गए। यहाँ आपका बच्चा जो है वो आपके दीन से इंस्पायर नहीं हो रहा। वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मेरे नज़दीक मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया था कि इतने उलमा, इतनी मस्जिदें, इतने मज़ार, इतनी गैदरिंग, इतने बड़े बड़े इज्तिमा, अच्छाई का इनकलाब नहीं आ रहा, तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं नहीं होना चाहता जब क़यामत के दिन के ऊपर जब वो 40,000 बच्चे गज़ा के खड़े होंगे, 40,000 अफराद, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, जब वो खड़े होंगे, हाँ, बी दम बिन कुतिलत, किस वजह से मुझे मारा गया था। कितनी एक कम्युनिटी है पाकिस्तान की जो बाहर है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ होगी, ये कितनी है? फैक्ट्स हो गए, मुझे नहीं पता, मैं अभी गूगल करूँ तो पता चल जाएगा। हम यहाँ बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए, जो अरब में बैठे हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ तो आप खुद दे रहे हैं उनको। घर का दरवाज़ा अंदर के लोग खोलते हैं, बाहर से कोई नहीं करता। यहाँ तो उलमा के किरदार के ऊपर फिर बात आती है, या फिर पेरेंट्स के, दादा दादी के किरदार पे बात आती है कि उनका वो किरदार ही नहीं था कि उनके नीचे वाले सारे बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं, रिश्वत भी खा रहे हैं, एक दूसरे का माल भी हड़प कर रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट भी कर रहे हैं। किसके किरदार को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में रखा ही क्या है, जैसे ही मौका मिले पाकिस्तान से भाग जाना चाहिए। ये और ऐसी कई बातें आजकल ज़ुबान ज़द आम हैं। क्या पाकिस्तान वाक़ई ही ऐसी जगह बन चुका है जहाँ से जैसे ही मौका मिले एक इंसान को फ़रार हो जाना चाहिए? या अभी भी पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे ना सिर्फ ये कि लोग आसानी के साथ और सारी सहूलतों के साथ रह सकते हैं, बल्कि ये स्टिल एक ऐसी जगह है जहाँ बाहर से भी लोग आ सकते हैं। यहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट शायद मुयस्सर हों। ये सवाल जानने के लिए कि क्या पाकिस्तान इज़ इट स्टिल लिवेबल और नॉट, हमने आज 2 गेस्ट मिले हैं, जिनमें से एक प्रोपोनेंट है कि पाकिस्तान में रहना चाहिए और एक प्रोपोनेंट है कि पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ जाएँ, चलते हैं आज के सवाल की तरफ। चलिए पाकिस्तान आना। तो आपने सुना आज का सवाल, अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ कि अपना तारीफ़ करें। वकास भाई प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस सेटिंग में अपनी थोड़ी सी थॉट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरा नाम वकास शफ़ी है। मेरी अपब्रिंगिंग यूके में हुई है, ख़ास तौर में लंदन में। मैंने वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जो टॉप 10 में आजकल वर्ल्ड के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है। और उसके बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम किया एज़ ए केमिकल इंजीनियर और एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो तकरीबन 5-6 साल उधर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। उसके बाद मैं एक टैलेंट प्रोग्राम के ऊपर था, एज़ ए ग्रेजुएट ज्वाइन किया था। तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई कि उन्होंने कहा कि भाई आप पोजीशन मुझे मिल गई, वो कहते हैं आप जाना चाहेंगे। 3 जगह उन्होंने बताई थी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। क्योंकि मेरी सोच ये थी कि मेरी फैमिली एक मुसलमान मुल्क में सेटल हो, तो हम एज़ ए फैमिली डिसीजन हमने बनाया था मलेशिया में। तो ये 2014 में मलेशिया शिफ्ट हो गया था काम के तौर। तो 2 साल के बाद मैंने एक्सिट कर दिया अपनी जॉब से। काफ़ी एक ब्रेव डिसीजन थी, इसलिए वहाँ पे एक माहौल था जहाँ पे मैं फ़ेमिलियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फैमिली नहीं थी। लेकिन मेरा ऑलवेज़ एक विज़न था कि एक बिज़नेस किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा एक आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर एट हार्ट था मैं। जब मैं जॉब भी कर रहा था, मैं ईबे पे या कोई ना कहीं मैं चीज़ें कर रहा होता था।
तो फिर मैंने एक कॉलेज फ्रेंड के साथ एक स्टार्टअप बनाई, एक एडटेक स्टार्टअप, और उसको 4 साल लगा, ये आपने काफ़ी पाकिस्तान मेहनत में लगी। बनाई? नहीं, मलेशिया में, अभी अब ओके, मैं पाकिस्तान ही शिफ्ट हुआ था। ओके, तो ओके, ठीक है, 2016 के अंदर अभी तक मैं मलेशिया में ही हूँ, ठीक है। और मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी का, वो मैथ्स का ग्रेजुएट था इम्पीरियल हुँ, कॉलेज से, और वो जिस तरह सीएसएस आपकी है पाकिस्तान में, हुँ, उसने वो सिविल सर्विसेज़ के स्टेजेस को क्वालिफ़ाई करके ठीक है, वो ट्रेज़री के अंदर वो था। ठीक तो है। उसके साथ मैंने फिर मिलके एक एडटेक स्टार्टअप सेटअप हुँ, की 2016 के अंदर, हुँ, और वो बूटस्ट्रैप ही थी। बूटस्ट्रैप ठीक है। टर्मिनोलॉजी होती है जहाँ पे अपनी जेब से ही पैसे लगा रहे हुँ, होते हैं उसको, बिल्कुल। तो कोई फंडिंग नहीं थी एज़ हुँ, सच हमारे पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी अमाउंट बना ली थी 4 साल के अंदर। तो हमने अपना प्रोजेक्ट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेटर के सामने हमने रखा। हुँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इनोवेशंस है उसका नाम। तो हमने उनको अपना आइडिया प्रेज़ेंट किया, और उन्होंने हमने एक्सेप्ट कर लिया। उनका हुँ, 301 एक्सेप्टेंस रेट था। ओके। 1 इन 300 सॉरी। तो हुँ, उनके सामने रखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने 10% स्टेक भी उन्होंने रख लिया, हुँ, और उन्होंने फिर मज़ीद हमें अपॉर्च्युनिटीज़ इन्वेस्टर्स हुँ, के सामने रखा। जब इन्वेस्टर्स के सामने रखा, वो जो टर्म्स उन्होंने सामने रखी, हुँ, वो जो मेरा विज़न था बिज़नेस का, और जो टर्म्स आई, उस हुँ, वो मैच नहीं कर रही थी। तो उसकी ठीक है। वजह से फिर मैं एक्सिट मैंने कर दिया उस हुँ, स्टार्टअप से 2020 के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग और करिकुलम डेवलपमेंट कंपनी सेटअप की हुँ, मलेशिया के अंदर ही, जिसका फ़ोकस था एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग। सही। तो वो चलाई। फिर मलेशिया के अंदर कोविड आ गया, तो कोविड के अंदर हकीकत सामने आ गई कि भई रियलिटी क्या है दुनिया की, नहीं? ठीक है। तो वहाँ पे मुसलमानों को तकरीबन 1.5 साल जो है बैन किया गया मस्जिद में जाना। हुँ, वो मेरे लिए एक आप कह लें एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ के अंदर, कि जहाँ पे हम ना नमाज़ जाके पढ़ सके, अंदर जुमा, ईद, कोई हुँ, भी नमाज़, ठीक है? और फिर वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो मायूस थे। एक दिन वो मैं बाहर निकला था अपने एरिया के अंदर, वो एक गेटेड गार्डेड कम्युनिटी थी। उसके अंदर बच्चे कह रहे फजर के बाद हम साइकिल चलाना चाहते हैं। वो आगे साइकिल चला रहे थे, मैंने उनके साथ जा रहा था, पुलिस कार आई, उसने एक राउंड लगाया, वो जाके बिल्कुल आके रोकी हमारे पास। तो उसने विंडो अपनी नीचे की, वो कहता अगर आप अकेले होते, हमने आपको इसी वक़्त अरेस्ट करके आपको डिपोर्ट कर देना था हमने। हुँ, ठीक है? और मेरा एक 10 साल का टैलेंट वीज़ा था, यानी कि ख़ास लोगों को चुना जाता है, जो लोग कुछ हुँ, बेनिफिट कर रहे हैं इकोनॉमी को, बिल्कुल। उनको वो दिया जाता है। तो ये वो चीज़ें सामने आई, जहाँ पे मैंने कहा, जहाँ पे मुझे रियलाइज़ेशन हुई, ये जो टर्म आप सुनते हैं, अपना मुल्क जो है, अपना मुल्क ही होता है। हुँ, वो मुझे उस वक़्त जाके स्ट्राइक किया। हुँ, उससे पहले मेरे एक्सपीरियंसेस पाकिस्तान के अंदर कोई इतने पॉज़िटिव नहीं थे। हुँ, मुसलसल हम आते थे, और इश्यूज़ मेरे हुँ, फ़ादर के होते थे, यहाँ पे हुँ, मसले-मसाइल, जिसकी वज़ह से एक पॉज़िटिव पिक्चर नहीं थी। अभी हुँ, फ़िलहाल जब मैं पाकिस्तान आया हूँ 2021 में जुलाई के अंदर, तो मैं पार्टनर भी हूँ, और बोर्ड ऑफ़ एडवाइज़री पे भी हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सही, कंपनी और एक ट्रेनिंग कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा ठीक है। बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच वकास भाई। ज़ाहिद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आज मौका दिया। अ, मैंने मास्टर्स किया कॉमर्स में यहाँ, और उसके बाद यहीं पे मैंने एक गवर्नमेंट जॉब जॉइन की। गवर्नमेंट जॉब जॉइन करने के बाद उस गवर्नमेंट में जो मैंने 3 माह गुज़ारे, तो जो सिलसिला मैंने वहाँ करप्शन का देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मिसफिट हूँ इस पूरे सिस्टम के अंदर, और मैं ये कैपेसिटी नहीं रखता कि मैं इस सिस्टम को चेंज करूँ। क्योंकि वो फर्स्ट 4 मंथ्स के अंदर ही मैंने इतनी दुश्मनियाँ पाल ली वहाँ पे, कि मुझे लगा कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ने के बाद मैंने एक कंसल्टेंसी फ़र्म जॉइन की, और वो हम गवर्नमेंट को एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे, जिसमें हम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, अमूमन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू रहता है। उसी दौरान मैंने आईसीएमए वगैरह का टेस्ट दिया हुआ था, तो वो क्लियर हो गया, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो ये राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी और ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ मैं। सही, तो उसके बाद जो है वो अ, मैं आईसीएमए करने आ गया। आईसीएमए के तो अभी मैं कर ही रहा था, तो मुझे जॉब ऑफर हो गई स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, तो मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर 2002 में मैंने बैंकिंग ज्वाइन की कोयटा में। मेरा सही। भी ताल्लुक बेसिकली कोयटा से है, मैंने वो ज्वाइन कर ली। 2009 में
कोयटा में बहुत 2007 और 2009 तक कोयटा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। किडनैपिंग, टारगेट किलिंग और बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे, हम्म सेक्टेरियन और बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आप सुनते रहे होंगे। तो मुझ पे भी एक अटैक हुआ जिसकी वजह से मैंने कोयटा क्विट किया और फिर ओके मुझे मैनेजमेंट ने जो है वो 2 ऑप्शन दिए कि जी आप कोई भी पंजाब या कराची कोई भी चूज़ कर लें। तो मैं पंजाब शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ में काम करता रहा और फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड से एनआईबी से को टेक ओवर एमसीबी ने कर लिया। फिर एमसीबी ने जो है वो एमसीबी से मैं बीओपी शिफ्ट हो गया। तो ये कोई 17-18 साल का मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनली भी बहुत ग्रो किया इस फील्ड के अंदर। और मेरी लास्ट असाइनमेंट एज यूनिट हेड कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मैं उसका हेड रहा यहाँ पे। उससे पहले एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर और डिफरेंट डाइवर्सिफाइड पोजीशंस पे जो है वो मैं काम करता रहा। और 2019 में जो है वो मैंने बैंक से रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके मैंने अपनी फैमिली के साथ मैं स्वीडन शिफ्ट हो गया और सिंस दैन मैं अभी तक स्वीडन में। मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताते चलूँ कि वकास भाई इज़ प्रोपोनेंट फॉर के पाकिस्तान में ही रहना चाहिए और जाहिद भाई इज़ द प्रोपोनेंट के पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। दो के आई गेस इंट्रोडक्शन से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑलरेडी क्लियर हो गई वो बात। इंशाल्लाह एक दूसरे से हम सीखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह हमारा मकसद ये है कि हम जान सकें कि लाइक बिल्कुल क्या ओपिनियंस हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं और एट द एंड एक कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि जनरल ऑडियंस के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए, हर इंडिविजुअल जो है ना उसके कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल हर आज के पीछे कोई ना कोई कल ज़रूर होगा। बिल्कुल इनसे अगर आप कुछ सुनेंगे तो इनका जो पास्ट है वो एक्सपीरियंसेस इनको फोर्स कर रहे होंगे कि आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम जब पहले आते थे और यहाँ पे इनके फादर के इश्यूज थे और बाकी इश्यूज थे, तो वो कोई पॉजिटिव बिल्कुल इमेज नहीं था पाकिस्तान का। लेकिन देन वहाँ उनके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मलेशिया में जिसकी बेस पर इन्होंने डिसाइड किया बिल्कुल कि हमें अब यहाँ मूव कर देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मेरे भी इस डिसीजन के पीछे पास्ट है और मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी बेस पे मैंने ये डिसाइड किया। इसी बेसिस पे मैं सो फार जरूरी नहीं होता कि आप कहीं पे मूव कर दें तो सारी जिंदगी के लिए आपने वहां मूव करना होता है। फॉर सम टाइम आपको लगता है कि इस वक्त ये पोजीशन है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है, और जब चीजें हालात बेहतर होंगे तो आपको वापस आ जाना चाहिए। जो रूट्स हैं आपकी, उस रूट्स के साथ आपका ताल्लुक हमेशा रहता है। एक एक्स प्लेयर थे पाकिस्तान के हॉकी के, वो बाहर गए थे तो उनका इंटरव्यू कोई वहाँ के फॉरेनर कर रही थी। उसने पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों छोड़ा हैं, तो उसने कहा मैं तो नहीं पाकिस्तान छोड़ के आया। यूजुअली समझाते जाता है कि अगर कोई बंदा वहाँ पे कुछ अरसे के लिए भी गया तो बस पाकिस्तान छोड़े हैं, पाकिस्तान से बहुत मसले मसाइल हैं, कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल छोड़ के आ गए। सो इससे अगर आप जा भी रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आपकी वाली बात कि आपने अपनी रूट्स ही बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल। आप अपनी रूट छोड़ दें। मैं 4-5 साल से वहाँ पर हूँ। मेरा ख्याल है 5 साल में मैं 5वीं दफ़ा पाकिस्तान भी आया। तो मेरी जो रूट्स हैं, मेरी जो, उसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। यस, फॉर सम रीजंस जो करंट सिचुएशन चल रही है और जो कुछ हमने यहाँ पे देखा है और एक्सपीरियंस किया है, उसकी बेस पर आप ये डिसाइड करते हैं कि यार अभी फॉर द टाइम आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल भी है कि आपका, जब आप सुनते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, तो क्या एक पिक्चर बनती है आपके जहन में? आपसे ही मैं ये इस सवाल को पहले एड्रेस देखिए, पहली पिक्चर तो ये बनती यहाँ पे रहने के बाद कि अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को बहुत नेमतों से नवाजा है। लेकिन आइडियल सिचुएशन किसी भी मुल्क में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाए, मैं यूरोप में भी रहता हूँ तो वहाँ पे भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। बहुत सारे फ्लॉज आपको वहाँ भी नज़र आते हैं। लेकिन आप कैलकुलेट करते हैं कि जी पॉजिटिविटी कितनी है और नेगेटिविटी कितनी है। पाकिस्तान में अल्लाह की नेमतों की कोई कमी नहीं है। वेयर एज जहाँ पे इंसान, हज़रत इंसान आ जाता है, इस हज़रत इंसान की कमियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। इनकी जो इखलाकी सिचुएशन है इस वक्त, वो बहुत ज़वाल पजीर है। आप जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं होंगे, ना आप अच्छे टीचर होंगे, ना आप अच्छे कंसल्टेंट होंगे, ना आप अच्छे बैंकर बनेंगे, ना आप अच्छे इंजीनियर होंगे, ना आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और ना ही अच्छे पॉलिटिशियन होंगे। यही आपको देखने को हर रोज़ नज़र आता है यहाँ पे। सही। क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे, आपकी वो तरबियत नहीं हो पा रही, वट एवर द रीज़न, आपकी घर से तरबियत नहीं हो रही, आपकी सोसाइटी से तरबियत नहीं हो रही,
आपकी स्कूल से तरबियत नहीं हो रही, और आप जो अपने सोशल सिस्टम जिसमें आप रह रहे हैं उससे सीख रहे हैं, और अगर वो करप्ट है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पाकिस्तान छोड़ने की जो मेन वजह थी, वो एक इंडिविजुअल था जिसकी मॉरल बैंकरप्सी हो चुकी है। हाँ, मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि जनाब मैं अपने आप को अगर मैच्योर हुँ, कंसिडर करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मुझे राइट और रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे हुँ, पता है कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है, मुझे इस रास्ते पे नहीं चलना। हुँ, मुझे इस करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाना। मैंने आपको बताया कि मेरी 99 में अभी मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो मेरी वापडा में जॉब हो गई, हुँ, और ये पहली दफ़ा हुआ कि बग़ैर किसी रिश्वत के, बग़ैर पैसे दिए, बग़ैर किसी सिफ़ारिश के मेरी जॉब हो गई। और उसके पीछे रीज़न ये था कि 99 में गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई थी, और ठीक है। आर्मी हुँ, ने टेक ओवर किया हुआ था, हुँ, और हर डिपार्टमेंट में हुँ, ज़ाहिर है वो आर्मी बिठा दी गई थी। हुँ, तो वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जनाब वो मेरिट के ऊपर टेस्ट हुए, और मेरिट पे टेस्ट होने के बाद मेरिट पे इंटरव्यू हुआ, और वो पहली दफ़ा कोई पैनल बैठा। हुँ, उससे पहले 99 में उस जॉब को हासिल करने के लिए मैंने ये सुना था कि आपको 12 से 15 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। मुझे हुँ, कुछ भी नहीं देना पड़ा, हुँ, और मैं पहली दफ़ा मेरिट पे वहाँ पे हुँ, मेरी जॉब हो गई, और मैंने वो जॉइन कर लिया। जॉइन करने के बाद जब मैं उस डिपार्टमेंट में मैंने काम करना शुरू किया, डिविजनल अकाउंटेंट जो होता है उसके पास पूरे डिवीज़न का फाइनेंस होता है। हुँ, उसी के सिग्नेचर से जो है वो सारी पेमेंट जो है वो हुँ, आपकी होती है वहाँ पे, किसी भी डिपार्टमेंट को करनी है, और सारा बजट जब आपके पास है, तो उस वक़्त जो मैंने वो 4 महीने में मैंने जो एनालाइज़ किया कि ये जो करप्शन का बाज़ार यहाँ पे गर्म है, हुँ, इसको नहीं रोका जा सकता अनलेस कि आपको कोई बहुत बड़ी हुँ, सपोर्ट हो पीछे से। ठीक होगा, इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते थे। सही होगा। मैंने उसको छोड़ दिया। हुँ, बजाय इसके कि मैं नमक की कान में रह के खुद भी नमकीन हो हुँ, जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं हुँ, इसको छोड़ दूँ। ठीक कम से कम होगा। मैं उस रिश्वत से, हुँ, क्योंकि वो सारी रिश्वत जो मेरे थ्रू रूट हो रही थी, हुँ, मैं जब तक वहाँ रहा वो रुकी रही। अगर मैं चाहता तो मैं बेनिफिट ले सकता था उसका, हुँ, और ठीक अमूमन होगा। यहाँ पे लोग हुँ, सरकारी नौकरी इसलिए जॉइन करते हैं हुँ, कि वो बेनिफिट ले बिल्कुल, सकें और बिल्कुल। काम ना करना हुँ, पड़े। आकाश भी आपकी तरफ आते हैं, सेम सवाल, व्हेन यू हियर अबाउट पाकिस्तान, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? आप कैसे एक-एक चीज़ को देखते हैं? यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिस्टम्स को एंड ऑल? जी, देखिए इस सवाल को आंसर करने के लिए एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा हमें। ठीक है। देखिए जो हमारा हम मुसलमान हैं ना, तो हमें सबसे पहले रहनुमाई जो है हमने अपने दीन से लेनी है, ठीक है? हुँ, और दीन जो है वो एक उसके पास एक सेक्युलर स्पिन का मीनिंग आ गया ऊपर, ठीक है? ठीक है। दीन जो है उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक हुँ, इनफरादी होता है और एक इज्तिमाई होता है, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, और इनफरादी के अंदर आपके होते हैं अकायद होते हैं, आपके हुँ, रसूमात या रिचुअल्स वगैरह। रसूमात, रिचुअल्स हुँ, होते हैं, मामूलात और आपके इबादत होते हैं, ठीक हुँ, है? तो सेक्युलर जो थ्योरी ये कहती है कि आपका जो दीन है, वो लिमिटेड है इस मज़हब कॉन्सेप्ट के तक, ऊपर। हम बिल्कुल, एग्री करते हैं इस चीज़ के बिल्कुल। साथ, हुँ, लेकिन हम ये नहीं कहते कि यहाँ तक लिमिटेड है। हुँ, जो इज्तिमाई एस्पेक्ट है आपका माशी, मुआशरी और सियासी जो एस्पेक्ट्स हैं, वो भी इस्लाम के अंदर ये मुकम्मल उसके अंदर आते हैं। हुँ, यानी कि दीन हमारा मुकम्मल सॉल्यूशंस कंप्लीट एक सॉल्यूशन टू कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ ज़ाब्ता-ए-हयात। लाइफ है फॉर आवर वे ऑफ हुँ, लाइफ। तो ये नहीं हो सकता कि अगर मैं कोई एक स्टेप लेने लगा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, हुँ, मैं दीन से कंसल्ट करके या वो लोग जो दीन के साथ वाबस्ता है, मैं उनके साथ वो चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा, ठीक हुँ, है? या जो हमारे स्कॉलरशिप की हिस्ट्री है, मैं वहाँ पे खोल के नहीं देखूँगा कि हुँ, उनकी क्या राय है। तो जब मैं इस प्रोसेस के थ्रू गया कि मैं एक ऑब्वियसली मैं तो एक जिस तरह मैंने बताया मैं मेरी तो अपब्रिंगिंग वेस्ट में हुई है, सारी एजुकेशन उधर हुई है, तो मैं हर चीज़ को क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ, ठीक है? हुँ, तो कोई अगर मुझे कह दे पाकिस्तान बहुत बुरा है, उसको भी मैं देखूँगा, कोई कहेगा हुँ, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उसको भी मैं देखूँगा, हुँ, कि कोर्स दोनों चीज़ों को मैं वे अप करूँगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं देखूँगा कि दीन क्या कहता है इसके हवाले से। हुँ, तो अल्लाह जल्ल व अला ने कहा है बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह निसा में इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम फ़ीमा कुंतुम, ठीक है? जिसका माना है कि जिन लोगों ने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, हुँ, ठीक है? और उसी हालत में फ़रिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आए, ठीक है? और फिर फ़रिश्तों ने उनको कहा, क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्द कि क्या आप जो थे ज़मीन के अंदर आप बेबस,
क्या वजह थी कि आप इस बेबस हालत के अंदर थे, ठीक है। तो वो जो लोग हैं वो आगे से कहेंगे क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ, ठीक है, कि फरिश्ते कहेंगे, पूछेंगे कि भाई हम तो आपकी रूह कब्ज़ करने हैं एक बड़े मुश्किल हालात के अंदर, यानी कि जिस तरह एक कोई मुजरिम होता है, तो फरिश्ते आगे से पूछेंगे कि ये अल्लाह की जो ज़मीन है ये वसी नहीं थी आपके लिए, थी। क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ फतुहाजिरू फ़ीहा, जिसके अंदर आप हिजरत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अल्लाह पेश करते हैं फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का ठिकाना होगा, वसाअत मसीरा, यानी कि ये काफ़ी एक आप कह सकते हैं क्लियर एक आयत है जिसके ऊपर अल्लाह ने अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा थोड़ा हमें इसको अगर हम इस एक्सप्लेन भी कर दें। हाँ, इसके हमें असबाब नुज़ूल हमें देखना पड़ेगा कि भी ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हम्म, आयत जो है नाज़िल हुई, उसके बगैर ये मैं अपनी राय दे दूंगा, कोई और अपनी और राय दे देगा। तो उलमा ने इस आयत को किस तरीके से समझा, और मैं समझूंगा कि ये जो आयत है ये हमारे मौजू का क्रक्स है, मेन जो एलिमेंट है। अगर इसको हम समझ जाएं और जो स्कॉलरशिप पीछे है जिस तरह उन्होंने समझा है, ये जो टॉपिक है काफ़ी हमारे लिए वाजे हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि वो मक्का से मदीना हिजरत करें, ठीक है, तो ज़्यादातर जो सहाबा थे, मेजॉरिटी जो थे, उन्होंने इस जब ये कमांड आया वो हिजरत करके वो चले गए। बाज़ जो सहाबा थे वो रह गए उधर ही मक्का के अंदर, और उन्होंने कहा था व्हाटएवर रीजंस कि हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए ये है वो है, ठीक है, हम नहीं जा सकते। अब मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो अनएबल थे, इसलिए जो अगली वाली आयत है इल्लल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वल विल्दानी वन निसा वल विल्दान, यानी कि अल्लाह ने कहा कि इस आयत के एक्सेप्शंस वो हैं, वो लोग जो आपके मर्द हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं जिनके अंदर इस्तिताअत नहीं है जाने की, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये लोग थे जिनके अंदर इस्तिताअत थी हिजरत करने की, लेकिन वो किसी वजह से वो नहीं गए। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद ही बदर मैदान बैटल ऑफ बदर आ गया, ठीक है, जंग बदर, और उसके अंदर वो वही जो सहाबा थे उनको फोर्सफुली या अनफोर्सफुली जैसे भी था उनको साथ उस लश्कर के अंदर, कुरैश के लश्कर के अंदर उनको बुला दिया गया, ठीक है, दे हैड टू कम फोर्सफुली। तो वो जब आए वो लड़े मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लड़ रहे हैं, अबू बकर, उमर, ठीक है, हमजा रदियल्लाहु अन्हु, उनके सामने वो उनकी जंग चढ़ ली है, और उस ही कैफियत के अंदर वो मारे जाते हैं, ठीक है। और फिर उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ये आयत नाजिल होती है, यानी कि वो फरिश्ते आए उनके पास, उनकी रूह को कब्ज कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं भी क्या हुआ है आपको, भी आप तो मुसलमान थे, आप मुसलमानों के साथ आपने कलमा शहादत पढ़ा था, ठीक है, और आपकी रूह इस बुरे हालात के अंदर आपकी कब्ज की जा रही है, ठीक है, और आपको आप देखें उनको पूछा भी जा रहा है कि भी क्या हुआ, यानी कि किस सिचुएशन में थे। तो जब उनको पूछा जाता है वो आगे से उनके पास एक बड़ा अच्छा वो एक रीज़न है, रैशनल है, लॉजिक है उसके पीछे कि भी वो अल्लाह की ज़मीन तो इतनी वसी नहीं थी, मैं तो नहीं जा सका उधर, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है इस आयत की, ठीक है। और जब हम उलमा की स्कॉलरशिप को देखते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं स्कॉलरशिप को देखते हैं, हमारे दीन के अंदर एक बेसिकली अगर आप इस्तिदलाल की साइंस देखें, आप देखें एविडेंस किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं स्कॉलर्स, वो करते हैं कुरान, सुन्नत, ठीक है, सहाबा के अक़वाल जो मदीना के थे, और इजमा, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये आपकी एविडेंसेस हैं इस्लाम की। इजमा एक बहुत पावरफुल मीन्स ऑफ एविडेंस है दीन के अंदर, बिकॉज बेसिकली इजमा ये होता है कि एक जनरेशन या एक पीरियड के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने एक राय दी, और उस जनरेशन के अंदर कोई खड़ा नहीं हुआ उनके सामने और उसने कहा कि भी जो आपकी राय है वो गलत है, ठीक है। तो इस बेसिकली आयत से क्या हम उन उलमा ने उन्होंने क्या सामने हमारे रखा, उन्होंने कहा था, उन्होंने बेसिकली 2 पॉइंट्स बताए थे। उन्होंने कहा था, पहला पॉइंट ये था कि अगर आप एक ज़मीन में हैं, ठीक है, एक जगह पे हैं, एक मुल्क में हैं जहाँ पे आप दीन को
मुकम्मल तौर के ऊपर आप उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है? तो आपके ऊपर वाजिब है कि आप वहाँ से हिजरत करके एक और जगह जाएँ जहाँ पे आप दीन के ऊपर एट लीस्ट बेटर लेवल के ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हुँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना दीन, ठीक है। ठीक है? एक तो बेसिकली मेन ये राय आती है। हाँ, बेसिकली ये अगर आप क्रक्स उसका ढूँढें, उसकी हुँ। बेसिकली मेन पोज़ीशन ये आती है, तो ठीक है? इस मामले में जो मेरा मेन जी, सवाल जी। था कि अब इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में अगर ले लें कि जब आप पाकिस्तानियों को देखते हैं तो क्या जी। आपको पाकिस्तान लेवल पे सिस्टम के लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं? और जब लोगों को देखते हैं कि आपको लोगों के अंदर वो चीज़ नज़र आती है कि वो सरेद कर चुकी है? जी, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम के पर्सपेक्टिव से और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से मैं काफ़ी मुल्कों में फिरा हूँ। हुँ, लैटिन अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, चाइना, ठीक है? और फार ईस्ट। तो मैंने जो देखा है और अब शायद आपको ये स्टेटमेंट थोड़ी-सी शॉकिंग लगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है अपनी फ्री स्पीच की, ठीक है? हुँ, मुझे नहीं नज़र आई ये किसी और मुल्क के अंदर भी, हुँ, ठीक है? अब आप कह सकते हैं भी नहीं कैसे हो सकता है, आप तो हुँ, यूके में रह के आए हैं, हुँ, यूके की जो ओपननेस है, फ्री स्पीच है, हुँ, वो तो कंपेयर नहीं होती पाकिस्तान के साथ, हुँ, ठीक है? लेकिन मैं उसको आपको काउंटर आपके सामने ये रखूँगा, अभी 2024 इस साल मार्च के अंदर यूके की गवर्नमेंट के अंदर अगर आप गूगल में जाएँगे, आप एक्सट्रीमिज़्म लिखेंगे 2024 यूके गव, ठीक है? हुँ, यूके गवर्नमेंट ने एक डेफिनिशन उन्होंने निकाला है, जहाँ पे वो कहते हैं अगर आप हमारी लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ आपका इख्तिलाफ है, नज़रियाती तौर पे, हुँ, ठीक है? तो यू आर नाउ एन एक्सट्रीमिस्ट। ओके। हुँ, ठीक है? तो आप बेसिकली आप इफ यू ईदर विद अस वो जो हुँ, जॉर्ज बुश की जो थी हुँ, कॉल फेमस वाली 9/11 के बाद यू हुँ, ईदर विद अस और विद ये कोई दरमियाना रास्ता नहीं है यहाँ पे, हुँ, ठीक है? तो ये बेसिकली 9/11 के बाद ये इंच बाय इंच ये जो आइडियोलॉजी है अपनी लिबरल पार्लियामेंट्री हुँ, डेमोक्रेसी की जो है ये इम्पोज की जा रही है लोगों के हुँ, ऊपर। ठीक जो है। बाहर से जब लोग देखते हैं वो कहते हैं बड़ा ये तो फ्री माहौल है, हुँ, सारा कुछ है। लेकिन रियलिटी ये है, जो मुझे ये 3 सालों के अंदर जो मुझे एक मैदान मिला है अपने एक्सप्रेस हुँ, करने के लिए अपने व्यूज़ हुँ, इस्लाम के बारे में, अपने पॉलिटिकल थॉट्स और व्यूज़ वो हुँ। आपको कहीं नहीं आपको मिलेंगे दुनिया के अंदर, ठीक ज़ाहिर है? साहब, हाउ डू यू सी दिस आर्गुमेंट कि फ्री स्पीच का जो आपको लिबर्टी पाकिस्तान में मिलती है रहते हुए, वो आपको वेस्ट में नहीं मिलती? सिंस यू आर लिविंग इन स्वीडन तो शायद ये किसी हद तक पहले ये बात ठीक हुई, ठीक है। लेकिन पिछले 2-3 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं। हुँ, हर चीज़ कंट्रोल्ड है। उसको आप दुनिया को बताएँ या ना बताएँ, हुँ, वो सब कुछ सबको नज़र आ रहा है, ठीक है? आइदर इट इज़ पॉलिटिकल, हुँ, आइदर इट इज़ रिलीजियस। अगर आपके पास इतनी ही स्पीच है, तो आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पे कोई बात करते थे या पहले हुँ, प्रोग्राम करते थे, मैं एक नाम ले लेता हूँ, गांधी साहब हैं। हुँ, उनको यहाँ से भाग के कहीं और जाना पड़ गया कि हुँ, वो अपनी कुछ कोई चीज़ अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, तो हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई कि हम उस चीज़ को उस टेम्परम हमारे अंदर वो टेम्परामेंट ही नहीं है कि हम हुँ, उनसे उनकी बात को सुन सकें। हुँ, ठीक है, इख्तलाफ रखें आप। इख्तलाफ कब नहीं रहा? हुँ, क्या जब से ये दुनिया बनी है तब से इख्तलाफ नहीं रहा? हुँ, क्या जितने मज़ाहिब इस दुनिया के ऊपर उतारे गए हैं, क्या उनमें इख्तलाफ नहीं था? हुँ, क्या अब वो इख्तलाफ नहीं है? हुँ, ये इख्तलाफ तो रहेगा और ये इसका हुस्न है, खूबसूरती है। हुँ, आप इख्तलाफ रखें, लेकिन ये जो एक्सट्रीमिज़्म यहाँ पर नज़र आपको आ हुँ। रहा है, ये एक्सट्रीमिज़्म आपको कहीं और नज़र नहीं आता। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्वीडन, तो क्या आपको वहाँ पे जो लेवल ऑफ फ्री स्पीच मिल रहा है, बिल्कुल इट्स मिल बेटर रहा है। देन व्हाट इज़ इट इन यस, पाकिस्तान? यस, यस। मैं बहुत सिक्योर हूँ वहाँ पे, सब कुछ है वहाँ पे। इज़ इट लाइक इसमें एक मैं अपना आपको एक ओपिनियन थोड़ा-सा हाँ, मैं आपको थोड़ा-सा जी, जी। एक वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पिछले 2 सालों से वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मीडिया में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जी वहाँ पे कुरान पाक को जलाने की जो है वो ये बेहुरमती वहाँ पे हुँ, स्वीडन में हुई है, हुँ, या डेनमार्क में थी पहले, फिर फ्रांस में ये सारी चीज़ें होती रही। बेसिकली उनका एक लॉ है कि जनाब आप हमसे इजाज़त लें हुँ, और कुछ भी कर लें, हुँ, ये रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए भी नहीं है। हुँ, आइदर यू आर आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी हिंदू हुँ, हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। हमने जब वॉइस वहाँ पे रेज़ की कि जनाब ये इवेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हुँ, तो ये वहाँ की जो पुलिस है वहाँ से आपको जो है ये परमिशन आपको लेनी पड़ती। हुँ,
तो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो हमसे परमिशन ले लें। तो उन्होंने बाइबल हमें पकड़ा दी कि अगर आपने इसको जलाना है तो जाएं जलाएं, हम आपको भी प्रोटेक्शन देंगे। सो अब इसमें अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ तो आई जी, फील जी। लाइक इट्स मोर अबाउट कि आप फ्री स्पीच से आपकी क्या मुराद है। अगर आपकी फ्री स्पीच से ये मुराद है कि आपने जो आजकल राइजिंग वाइसेस हैं एलजीबीटी एंड ऑल, आपने इसके बारे में बात करनी है तो यू आर अलाउड। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने नहीं, बात करनी है देखिए स्पेसिफिकली जो देखिए आपका मैं पॉइंट था इसमें एक चीज़ दीन के आपको, बारे में, सॉरी जी जी। सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ हम्म इसके अंदर। मतलब आपको वो पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और हम्म व्हाटएवर जो भी आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आप पब्लिक लेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। पॉलिटिकली पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के अगेंस्ट जो एक हेट्रेड क्रिएट हम्म किया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। हम्म उसको आप एक आम इंसान के साथ मैच नहीं कर सकते कि जी वहाँ का इंसान ऐसा है। हम्म, हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वो एक अलग अलग उसकी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ठीक है। हमारे लोग कैसे हैं, ये है आज का क्वेश्चन। ठीक है। ये लोगों की जो तरबियत है यहाँ पे, क्या लोग ऐसा कर रहे हैं? आपको वहाँ पे रहते हुए किसी, मैं पिछले 5 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने बुली नहीं किया, मुझे आज तक किसी ने मुसलमान होने के ऊपर मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया, अच्छा, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है। क्योंकि तजुर्बा जाहिद भाई के बाकी अच्छे जगह पे पॉइंट्स होगा हैं। ऐसा। हाँ, देखिए आपके अच्छे पॉइंट्स हैं। पहली बात ये है कि हमारे एक मुसलमान की एक गैरत होती है, ठीक है। जो आप कहते हैं भी मैं तो यूके से हूँ, आपको क्या पता गैरत मुसलमान की, लेकिन एक है, ठीक है। और आप एक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी अजीम तरीन किताब आपके सामने जलाई जा रही है और आपको उसके बदले में बताया जा रहा है आप बाइबल भी आप जला दें, ठीक है। ये हमारा दीन तो नहीं अलाउ करता। और इवन इस मुल्क के अंदर भी देखिए फ्री स्पीच की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। मैं आपकी वालदा के बारे में कोई बातें करूंगा, इनके वाले साहब के बारे में कोई बातें करूंगा, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, भी आपकी जो जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो एक पैराडॉक्स है, पैराडाइम है फ्री स्पीच का, वो नहीं है। वो वन मैन्स फ्री स्पीच इज अनदर मैन्स एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो जो चीजें उनको नहीं पसंद वो एक्सट्रीमिज्म की बकेट में डाल देते हैं, जो चीजें उनको पसंद है वो कहते हैं जला लो, उसको तबाह कर लो, हमें कोई नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल वो बात नहीं है। सो हम वापस उधर ही जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर। चले पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान के लोगों को हमने, मीडिया ने इतना ज्यादा बदनाम किया है, इतना बुरा बुरा करके, ठीक है। लोग जो हैं वो अब इस तरह प्रोग्राम्ड होंगे, कहते चलो मैं भी अपने बटन खोल के मैं बुरा, वाकई बुरा हूं, आ जाओ फिर, ठीक है। आपने लोगों को इतना ज्यादा आपने प्री कंडीशन कर दी है कि आप बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं। और आप इसके पीछे अगर आप एक एजेंडा देखें, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट एक्विजिशन है वो बहुत ज्यादा कीमती है आपके दूसरे मुल्कों के लिए। विदाउट पाकिस्तानी टैलेंट दूसरे मुल्क को नहीं सर्वाइव करते। जिस तरह भाईजान वो गए हुए हैं, वो एक बड़ी अच्छी टैलेंट है पाकिस्तान के मुल्क के लिए, वो इस तरह की टैलेंट को वो अब्जॉर्ब करते हैं अपने मुल्कों के अंदर, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर उनके जो लोग होते हैं वो इतना काम नहीं करना चाहते। मेजॉरिटी की भी नहीं बात कर रहा, लेकिन वो उनको लोकल टैलेंट नहीं मिलती, ठीक है। लोग उनके लोकल सोशल जो बेनिफिट्स हैं उनके साथ बड़े खुश होते हैं। तो जब आप एक बार बार एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं एक मुल्क के बारे में, ठीक है, और उनके लोगों के बारे में, वो लोग खुद कहने लग जाए, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन, वो खुद कहने लग जाते मैं बुरा हूँ, ठीक है। और वो फिर बंदा जो है वो मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि भी मैं उधर चले जाता हूँ, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब देखिए मैं अक्सर लोगों के साथ बात करता हूँ कि भी आपको पता है अखुवत फाउंडेशन के बारे में, आपको पता है इंदस हॉस्पिटल के बारे में, आपको पता है खिदमत फाउंडेशन के बारे में, यानी ये अदारे हैं, फ्री कुरान एजुकेशन आप ले लें, ठीक है। ये अदारे हैं जो इनके जो लीडर्स हैं, अगर ये चाहते ये भी यहाँ से चले जाते हैं यहाँ से। ये मुनफरिद नहीं है कि इनके साथ कोई किस्से हुए हैं, बड़े रोज़ी किस्से हुए इनकी लाइफ के अंदर कि ये करप्शन से बचे रहे हैं। यानी कि इन्होंने एक स्टैंड लिया है, इन्होंने कहा कि देखें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम यहाँ से चले जाएं, या हम इस सोसाइटी का कोई हिस्सा बने, कोई खैर का काम करें, और वो जो भी कोई खैर होगा उससे कोई थोड़ी सी बेहतरी आएगी। देखिए वो एक स्टीवन कॉवी का एक कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई देखो आप अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को के अंदर काम करें, जब आप मेहनत करेंगे वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता करके वो ग्रो होती है, ठीक है। और जब वो ग्रो करती है तो फिर आपका जो काम का इम्पैक्ट है वो भी ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन ये ओवरनाइट स्टोरी नहीं है। अब नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा 30 दफ़ा से ज़्यादा कुरान, एक सूरत है पूरी डेडिकेटेड उसको, क्यों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़यात सुनाया जा रहा है।
वो इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि उनकी भी तरबियत और उनको भी बताया जाए ये जो जर्नी है, ये जो काम आप करने लगे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है और आप जो लोग हैं जिनके साथ आपको चलना पड़ेगा, जिस तरह बनी इसराइल के लोग थे और हमारी भी उम्मत वैसे ही है, वो बार बार अपनी नबी के पीछे वो खंजर मारते थे, ठीक है। और नबियों को एक दिन के अंदर भी कोई रिवायत है कि एक दिन के अंदर उन्होंने 40 अंबिया को उन्होंने कत्ल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के लोगों के साथ उन्होंने डील किया। लेकिन हमारे चले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग इतने बुरे नहीं हैं कि वो एक दिन के अंदर वो दीनी लोगों को जमा करके उनको वो इस तरह कर दें, ठीक है यहाँ पे इश्यूज हैं, यहाँ पे चैलेंजेस। अगर वो रोजी पिक्चर होती ये तो दुनिया ना होती फिर। आई थिंक जी एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। जी आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो आप देख रहे हैं। जी आई गेस विकास भी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर दीनी वाला पर्सपेक्टिव है कि आप ये भी चाह रहे हैं कि मज़हब एंड निज़ाम वो दोनों पाकिस्तान में आप इजीली उसके बारे में प्रीच कर सकते हो, बात कर सकते हो। आप जब फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं तो आई गेस आप इंडिविजुअल लेवल पे फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे फ्री स्पीच एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल का करेक्टर बहुत ऊपर है। बट कैन यू इवन थिंक ऑफ चैलेंजिंग द सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन स्वीडन व्हाइल यू इन स्वीडन? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक मैं आपको उसका Okay. काउंटर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपके जो बच्चे माशाल्लाह आपके बच्चे हैं और अक्सरियत जो हमारा डिस्पोरा उधर जाता है वो फैमिलीज़ के साथ ही जाते हैं। ये एक मेन आपके लिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जब आप बच्चों के साथ उधर जाते हैं, सबसे पहली आपकी कंसर्न इवन जब आप यहाँ से गए थे, आपके लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ थी, तरबियत थी, जिसकी वजह से शायद इस तरह आप कह रहे थे आप चले गए यहाँ से, नहीं आपको वो क्वालिटी नहीं मिली। तो जब आप उधर जा रहे हैं, आप एक बेसिकली फैक्ट आपको जहन में शुरू से रखना चाहिए और इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि जो स्टेट है वो आपके बच्चों को ओन करता है, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्री हैं। अगर स्टेट आपके बच्चों को इग्नोर ओन कर रहा है, ठीक है, इग्नोर नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो वहां से गेम चेंजर हो जाता है उसके बाद, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, डज द स्टेट ओन योर चिल्ड्रन? नो, ठीक है। तो अब अगर मैं वहां पे रहूं और मैं अपने बच्चों को स्वीडन के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहूँ घर पे अंदर मेरे तरीके से, जिस तरह मैं उनको तरबियत करना चाहता हूँ, स्टेट कहता है इट इज नॉट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जो अगर डिसेबल्ड है और कोई अदर चैलेंजेस, मेंटली चैलेंज है बच्चा और सेवरल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल के बाद शायद आपको मिल जाए, लेकिन अक्सर वो रिजेक्ट हो जाती है। यानी कि आपको क्या बताया जा रहा है कि जो बच्चे की तरबियत है, जो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है उसकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपके पास मौका होता है उसको हमारे रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के साथ, ठीक है, हमारे सहाबा के साथ जो हमारे रोल मॉडल्स और गाइडिंग लाइट है, जहाँ आपके पास मौका है उनके साथ उनको जोड़ने के लिए। जब आपको कोई कह देता है नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, यानी कि थोड़ा सा आप इधर कर लो, इवनिंग में कर लो, वीकेंड में कर लो, लेकिन जो मेजॉरिटी बच्चे का प्रोडक्टिव टाइम है, वी आर द राइटफुल ओनर्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली वो मेंटालिटी भी फिर अपनी ही ठीक उसके है, अंदर। तो ऑब्वियसली हमने जिस तरह पहले बात की, ये लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारा कुछ चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सारा कुछ चल रहा है। अब उसके अंदर बेसिकली देखिए सबसे बड़ा जो आपका आजकल जो हम कॉमन इश्यू के ऊपर अगर हम बात करें, वो बेसिकली है आपका LGBT का इश्यू, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को बताया जाता है कि भी 2 फादर्स हो सकते हैं, 2 मदर्स हो सकती हैं, चलें ठीक है बता दिया उन्होंने, लेकिन अब वो उसको नेक्स्ट स्टेप पे उसको लेके जाने के लिए आगे वो बच्चे को कहते हैं देखें आप, हमें पता है आप बॉय हैं, आप रजिस्टर्ड हुए थे स्कूल में एज ए बॉय, आपका नाम टॉम है, लेकिन अगर आपका दिल करता है जेन बनने के लिए, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है ना कि एक बच्चे के अंदर, एक इनोसेंट दिमाग के अंदर आपने इंजेक्ट कर दी है एक फॉल्स आइडियोलॉजी और आपने एक डाउट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और फिर वो बच्चा घर आएगा एक दिन, वो कहेगा वाकई मुझे फील होता है थोड़ी सी फेमिनिन ट्रेट्स हैं मेरे अंदर और मुझे फील होता है मुझे फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो अब उस डिस्कशन के अंदर, ठीक है, जाहिद भाई के सामने वहां पे रखो, मैं तो उधर नहीं हूं अभी, ठीक है, 2014 में मैं निकल आया था जब ये उस स्टेट पे नहीं पहुंचा था जिस क्लाइमैक्स पे आप पहुंचा। अब अगर आपके साथ ये एक वाकया अल्लाह ना करे हो कि कोई बच्चा आता है और वो कहता है कि भाई इस तरह मैं करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ अपना जेंडर, ठीक है, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं आपको ये इंटरेस्टेड इंट्रीग इसको हेयर करने के लिए, लेकिन अगर मैं उसका जवाब एक अपने पर्सपेक्टिव से, अगर मैं हूं, ठीक है, और मैं अपने बच्चे को हरगिज नहीं, ये तो हमारा दीन नहीं सिखाता, ये अल्लाह ने आपको भेजा है, परफेक्ट हैं आप, जिस तरह अल्लाह ने आपको बनाया है और वो सारा जो है,
अगर मैं ये बात बच्चे के साथ करता हूँ, वो बच्चा अगले दिन स्कूल जाता है और अपने स्कूल फ्रेंड के साथ वो बात करता है कि हमारे दीन ये चीज़ नहीं सिखाता, हमारे अम्मी अबू हमारे साथ बैठे थे, हुँ, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये चीज़ समझाई और उन्होंने हमें कहा था कि भई ये चीज़ें जो हैं शैतान की जो है हुँ, वसवास हैं और आपने इसको नहीं सुनना। हुँ, क्या होगा इसके बाद? अगले दिन ही हुँ, आपके घर के ऊपर आ जाएगी आपकी सोशल हुँ, सर्विसेज़ और वो कहेगी भई आपने कोशिश की है फ़ोर्स करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी जो हुँ, खिलाफ जा रही है हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है? और उसके बाद मज़ीद मुल्कों के अंदर मज़ीद एक्शन्स टेक किए हुँ, जाते हैं, ठीक है? तो एक बहुत फ़ेमस डॉक्यूमेंट्री थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, मैं भूल गया उसका नाम क्या था। वो एक इंडियन फैमिली मूव हुई नॉर्वे और हुँ, उनके साथ भी यही हुआ बेसिकली। वो अपना वे ऑफ लाइफ़ हुँ, इनकलकेट करने चाह रहे थे बच्चे के ऊपर हुँ, और फिर वो 2 साल के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है 2 साल के लिए वो बच्चा केयर सिस्टम के अंदर फँसा रहा, ओके, ठीक है? हुँ, यूके के बाद मुझे स्वीडन का नहीं पता लेकिन यूके के अंदर 2014 के अंदर उन्होंने रूल बना दिया था कि एक बच्चा अगर वो केयर सिस्टम के अंदर डाला जाता है, हुँ, ठीक है? वो बच्चा we will no longer be forced to put him into हुँ, a Muslim home. ठीक है? और केसेस हैं हमारे सामने हुँ, जहाँ पे बच्चे वो जानबूझ के एक होमोसेक्सुअल फैमिली के अंदर वो डाले गए हैं, ओके, 2 फादर्स के हुँ, साथ। बच्ची फीमेल हुँ, गर्ल की मैं बात कर रहा हूँ 9 साल की, हुँ, ठीक है? और इस तरह इस वक़्त ये 2017 की स्टडी थी कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी की, उस वक़्त 4500 मुस्लिम चिल्ड्रन सम काइंड ऑफ केयर के अंदर उनको डाला गया था यूके के अंदर। और आप भूल जाएँ उसके बाद कि वो बच्चों के साथ हुँ, आपका कोई एक्सेस होगा, उनके साथ बात कर सकते हुँ, हैं, उनको देख सकते हैं। अब 2 साल के वो जो ट्रॉमाटाइज़ेशन जो होगी हुँ, बच्चे की, एक तो होता है कि आपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों से दूर होना, ठीक है? और वो जो अपनी मॉरल लिबरल इंडोक्ट्रिनेशन करेंगे, ठीक है? हुँ, वो आपका बच्चा क्या रहेगा आपके लिए? किस काम हुँ, के लिए रहेगा? उम्मत के लिए, अपने लिए, हुँ, अपने वालिदैन के लिए, ठीक है? तो उस माहौल के अंदर जब उसको बार-बार उसको आप कह लें इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ठीक है? हुँ, जिस तरह हम अभी स्कूल में गए थे ऊपर, अगर आप बच्चों को साइकोलॉजिकली इंसेंटिव्स दो हुँ, बार-बार, वो जिस तरीके से आप उनको मोल्ड करना चाहते हैं, आप उनको एग्ज़ैक्टली, कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप उनको कर सकते हुँ, हो। एनीवे मेरा सवाल ज़ाहिद भाई वापस या जाता है आपकी योर जावेद भाई टेक कि ऑन दिस? अगर ये एक हुँ, कॉन्टेक्स्ट जो हो रहा है, ये नहीं एक हाइपोथेटिकल कॉन्टेक्स्ट है, ऑल हुँ, ओवर यूरोप ये एक या इश्यू बिल्कुल, फेस हो हुँ, रहा है। देखिए, आप एक इशू को लेके बात कर रहे हैं, आई एग्री कि ये एक एजेंडा है, हुँ, ग्लोबल एजेंडा है जिसको हुँ, बड़ा तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। ये हुँ, सिर्फ उनके अपने मुल्क का ये इशू नहीं है, हुँ, ये यहाँ भी आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है और ये इस्लामिक मुल्कों में भी ये सब कुछ बड़ी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। हुँ, पहली बात तो ये है कि आपके घर में जब इंटरनेट का इतना एक्सेस है तो आप किस-किस चीज़ को रोक सकते हैं। हुँ, बात जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है तरबियत की जो माँ-बाप की तरफ से आपको मिलती है। हुँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर में पाकिस्तान में रह के तरबियत कर रहे हैं, आप यूके रह के तरबियत कर रहे हैं, आप स्वीडन रह के या किसी भी कोने में दुनिया में रह के कर रहे हैं। अल्टीमेटली तरबियत का जो इम्पोर्टेंस है वो माँ-बाप ने ही उनको करनी है, ठीक है? वो उसके बाद स्कूल जाता है, जैसे इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया और फिर वो आपके अगेंस्ट ये करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है वहाँ के ऊपर। लेकिन मेजॉरिटी जो केसेस वहाँ पे देखे गए हैं, वो एलजीबीटी तो हम एक इशू बना रहे हैं। हुँ, वहाँ के पेरेंट्स से जो बच्चे लिए गए हैं, जितना डेटा वहाँ पे मौजूद है, वो सिर्फ़ ये है कि ये अपने बच्चों को मारते हैं, ठीक है? ये उस हुँ, तरह तरबियत नहीं करते जिस स्टैंडर्ड पे बच्चे को तरबियत की जाती है। हमारे यहाँ तो बच्चे को खाना खिलाना होता तो हुँ, साथ में एक स्लीपर रख के उसको खाना खिलाया जा रहा होता। ऐसा होता है। वन हम सब एक्सट्रीम, या एक एक्सट्रीम है, हुँ, हमारे यहाँ भी बच्चों को मारा जाता है, जिस तरह रखा जाता है। हुँ, उनके सामने माँ-बाप लड़ रहे होते हुँ, हैं, का हर तरह की मतलब नाज़ेबा हुँ, गुफ्तगू उनके सामने भी हो रही होती है। हुँ, हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास हुँ, एक्सेस है, कुछ भी हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जिस दीन को यहाँ पे जिसके लिए ये मुल्क बना था, क्या वो दीन आपको यहाँ नज़र आ रहा है? हुँ, क्या ये वो दीन है या ये वो सोशल दीन है जिसको देखा-देखी लोग एक-दूसरे को जो है वो हुँ, फ़ॉलो कर रहे हैं? जितनी मस्जिदें हैं, जितने नमाज़ी यहाँ पर हैं, जितने यहाँ पे मज़ार बने हुए हैं, हुँ, जितने उर्स यहाँ पे होते हैं, जितने बड़े-बड़े तबलीगी इज्तिमा जो हैं वो हो रहे हैं, रायवन में हो रहे हैं या किसी भी जगह पर हो रहे हैं, या जितने बड़े उर्स होते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, गली-गली के अंदर मस्जिदें मौजूद हैं, आलिम दीन मौजूद हैं, हुँ, अच्छाई का इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? ये अच्छाई का इनकलाब आपको क्यों नज़र नहीं आता? हुँ, क्यों वो सारी बीमारियाँ जो एक इंसान को पहले खुद तबाह करती हैं,
उसके बाद वो अपने घर को तबाह करती हैं, फिर वो अपने सोसाइटी को तबाह करती हैं, और फिर उसके बाद मुल्क को तबाह करती हैं। ये सारी बीमारियां वहाँ क्यों नहीं नजर आती? माशाअल्लाह नहीं, एक बहुत बच्चा अच्छा झूठ पॉइंट बोलने है। वाला, एक बच्चा झूठ बोलता है। मैंने अपने बच्चों को यहाँ से इसलिए यहाँ से निकाला, मतलब मैंने स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट, आपका भी एक प्राइवेट स्कूल है, के अगेंस्ट मैंने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी। उनके फीस स्ट्रक्चर, उनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, कि हम जो चीज़ पे कर रहे हैं वो वर्थ इट नहीं है, उनको नहीं मिल रही बच्चों को। ठीक है, फिर स्कूल ने कोर्स भी खुद ही देना है, हमारी दुकान से खरीदें, ये यूनिफॉर्म भी हमारी दुकान से खरीदें, और जो भी है, और कोई लॉज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में सारे केसेस जीते, सुप्रीम कोर्ट से भी केसेस जीत गए। उसके बावजूद उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना था ब्यूरोक्रेसी ने, जो खुद बहुत ज्यादा करप्ट है। यहाँ पे व्हाइट कॉलर क्राइम कभी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। आपने अपने पैनल पे बड़े बड़े स्कूल के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, जितने बड़े स्कूल हैं सबको पता है कौन से हैं, उनके पैनल के ऊपर रिटायर्ड जजेस बैठे हुए हैं, उनके पैनल के ऊपर जो हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, और उनको पता है कि इनके जब तक ये हमारे साथ बैठे हुए हैं हम पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज़, कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, 2.5-3 लाख पूरे पाकिस्तान में उनके स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 50 लोगों को आपने अकोमोडेट करना है। वो 50 लोग आपके लिए सर्वाइवल का सबसे बड़ा सबब है यहाँ पे। हम एक भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अच्छा, आपके टीचर्स हैं जी, मेरे बच्चों को जब उन्होंने देखा कि जी इसके पेरेंट्स जो हैं ये कोर्ट में हैं, हमारे स्कूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने मेरे बच्चों को विक्टिमाइज किया, और करवाया किससे? एक क्लास टीचर से, जिसका कोई लेना देना नहीं बच्चों से, फीस से, पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल मुझे बहुत मसले मसाइल हुए। बट तो जब आप मेरे बच्चों को विक्टिमाइज किया गया, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, सिर्फ वॉइस रेस करने पे। हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं और एग्री करते हैं हम इनके साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डिफेंड करने नहीं बैठा, ठीक है। जो मैंने वाकयात सुने हैं हमारे फेमस प्राइवेट स्कूल्स, ये पब्लिक है, नाम नहीं ले सकते, इन्हीं मसले की वजह से पीछे लग जाते हैं आपके, ठीक है। वो माफिया एक है वहाँ पे मौजूद है, और वो एग्री कर रहा हूँ उसमें, मैं कंप्लीटली एग्रीमेंट हूँ आपकी बातों के साथ। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है जो मैंने पहले बात की थी, ठीक है। यहाँ मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ठीक है, वापस चले जाऊँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे रहने की, ठीक है। एक तो होता है ना भी बंदा यहाँ का है नहीं और वो लड़ लूट के वो निकल जाता है बाहर यहाँ से, या रिश्वत के थ्रू या जो भी है। मैं तो, मेरे लिए मैं कल बुक करूँ फ्लाइट, मैं यहाँ से आउट हूँ, ठीक है। लेकिन एक दूसरी होती है, एक वॉरियर मेंटालिटी होती है एक इंसान की, ठीक है। वो होता है कि मस्बत सोच रख के, एक पॉजिटिव सोच रख के, एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी को बाहर निकाल के एक बंदा स्ट्रेटेजाइज करके वो वहाँ पे फाइट करता है जहाँ पे उसको नज़र आता है कि मैं एक चीज़ को आगे लेके जा सकता हूँ। अब ये जो आपने वाक़यात बताए हैं प्राइवेट स्कूल्स के, मुझे पता है कि मैं उनके सामने कोई कैंपेन इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाऊँगा, वो यू नॉट गोना विन दैट बैटल, ठीक है। वो बातिल निज़ाम मुकम्मल है, ठीक है। और उसके अंदर ही मैं, उसी निज़ाम को जो मैं बिलीव नहीं करता, उसके अंदर ही मैं जाके मैं फाइलें, केसेस करूँ और मैं उस कचहरियों के अंदर मैं धक्के खाता रहूँ, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो उसकी जो हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है, एक देखें वो जो फ्री कुरान एजुकेशन का अपना स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ी उस पे वर्किंग हुई है। मैं उनके बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स पे भी था, उनको डायरेक्शन दी है। तो जो मेरी एक लर्निंग है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, यूसीएल की, वो जो सारी मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो मैं अगर यूके में बैठा होता, मेरी कभी भी अबू बकर भाई के साथ मुलाकात नहीं होनी थी। पहली बात ये है, ठीक है। मेरी एक कॉन्टैक्ट के थ्रू, मैं इतिकाफ में बैठा था यहाँ पे मस्जिद में, वो एक कॉन्टैक्ट ने बताया कि भाई एक भाई हैं, स्कूल सेटअप करने लगे हैं। वहाँ पे मैं मुसलसल काफ़ी हफ्तों के लिए मैं आता रहा, ठीक है। मैं फजर के बाद मैं इनके पास आता रहा, उसके में कोई कमर्शियल नहीं था मेरा कुछ भी कि भाई मैं ये कोई फ़ायदा कर रहा हूँ दुनिया के लिए। मेरा यह था अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर मैं कोई 2-3 भी चीज़ें के साथ बातें सामने रख सकता हूँ और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, कोई इम्प्रूवमेंट इस मुआशरे में आएगा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी देखें किन लोगों को पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए, यही जो लोग आप बातें नहीं जिनके बारे में आपने बताया है हमें, इन लोगों को छोड़ के जाना चाहिए पाकिस्तान। These are the people that should be leaving पाकिस्तान, ठीक है। All the negative people, all the mafia, all the, और सही बात यह है कि ये छोड़ के चले भी जाएंगे एक दिन, बिकॉज इन्होंने अपनी जो मुस्तकबिल है वो सारी जो तैयारी उधर की हुई है, पेरिस के अंदर, लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, दुबई के अंदर, इन्होंने अपने सारे वो
आप कह लें मेंशंस जो हैं वो तैयार हैं उधर, ठीक है। हम्म, और जिस तरह अभी बांग्लादेश में हुआ है, ये वो तैयार हैं एक हेलीकॉप्टर के ऊपर और आउट, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पे कौन होगा उस वक्त और उससे पहले वो नर्चर करने के लिए सिचुएशन। अब वो जो तरबियत की बात है, मैं उसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि देखिए आप अपनी तरबियत करें बच्चों की। मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो मेरे पेरेंट्स की तरबियत की वजह से, जो उन्होंने मेहनत हमारे ऊपर डाली। अब हमारे टाइम के अंदर वो सेक्स एजुकेशन के बारे में होती थी चीज़ें, वो लेटर दिए जाते थे स्कूल में। मेरी अम्मी उसी अगले दिन स्कूल आती थी, कहती मेरा बेटा इस क्लास में नहीं बैठेगा, और वो अलहदा क्लास में हमें बैठाते थे, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि सिचुएशन इतना एडवांस स्टेज पे चले गया है कि मैं अपनी बच्चों की तरबियत भी इस हवाले से, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैं अभी तरबियत ही कर रहा हूँ ना, उनकी बैठ के बता रहा हूँ बेटे ये देखें इस तरह चीज़ें नहीं होती, इस तरह होती हैं। वो बात अगर मैदान में निकल जाती है, वो बच्चे जो हैं वो ससेप्टेबल हैं टू आपके। तो मैं अब जो आप बीटिंग वाली बात कर रहे हैं, ये तो आप बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स बता रहे हैं। हुआ क्या है साइकोलॉजिकली पेरेंट्स के साथ वेस्ट के अंदर, वो अब 3 स्टेप्स अहेड हैं। उनको पता है कि बच्चा फ़ोन पकड़ेगा और वो कहेगा भी मेरे अब्बू ने मुझे थप्पड़ मार दिया या कोई इस तरह की चीज़, ये बच्चा हमारे हैंड से आउट हो जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है। अब ये अब्यूज़ के जो केसेस हैं फार एंड फ्यू बिटवीन है, अनलेस आपका बहुत ही कोई अनपढ़ अभी जहाज से उतरा है और वो जाके कोई इस तरह की हरकत कर दे, लेकिन वो अनोमलीज है। हुआ क्या है इस साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ, पेरेंट्स के अंदर एक पैरानोया आ चुका है। वो पैरानोइड हो गए हैं एक्सट्रीम लेवल तक, ठीक है। उसके रिजल्ट्स क्या है? फॉर एग्जांपल एक बच्चा है पार्क के अंदर खेल रहा है, ठीक है, वो गिर गया है स्लाइड से और उसका बाजू टूट जाता है। वो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको वो नोट किया जाता है कि भी उसका बाजू टूटा है, उसने कोई कहानी हमें समझाई है, हमें समझ नहीं आई, वो इसको नोट कर दिया गया, वो पहली वार्निंग स्ट्राइक होगी उसकी। अगले हफ्ते वो आप पिकनिक कोई प्लान करते हैं, बच्चा भाग रहा है और उसकी नी ग्रेज हो जाती है, ठीक है, और शायद उसके स्टिचेस की जरूरत है। अब ये जो सेकंड वाकया हुआ है, उसके बाद वो बच्चा आपका केयर के अंदर चले जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है, ये कोई एनोमलीज नहीं है और आप इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते। ये अनडिस्प्यूटेड है कि अनएक्सप्लेन्ड इंजरीज जहाँ पे स्पेशली, अब देखें होता क्या, जब इस तरह की केस होती है, ये अभी से मैं समराइज कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट है, होता है कि उसके दरमियान इन्वेस्टिगेशन चलती है, वो आपके घर में आएंगे, वो देखेंगे यार इसने तो कोई सही बुखारी रखी हुई है, बल्कि एक तो बुक शेल्फ पे थी, एक तो वॉल्यूम निकली हुई और पड़ी हुई है, उसको खोलेंगे, उसको कोई चीज़ उनको समझ नहीं आएगी, यार ये तो बड़ा काम खराब है इधर, वो आपकी ऑडियो के सेट्स छापेंगे, ये छापेंगे। तो हुआ क्या है इस सारी चीज़ के साथ कि पेरेंट्स एक्सट्रीमली पैरानॉइड हो गए हैं और डिफीटिस्ट हो गए हैं अपने इस्लाम के साथ। वो इस्लाम के जो अशायर हैं, जो सिंबल्स ऑफ इस्लाम हैं, वो उससे बहुत पीछे हट चुके हैं, ठीक है। जो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनके अंदर झिझक है चीज़ों के अंदर, इस्लाम के बारे में, घर के अंदर अब वो किताबें नहीं रही, घर के अंदर वो बातें नहीं रही, घर के अंदर वो डायलॉग नहीं रहा एनी मोर, ठीक है। क्यों? कुछ उनको पता है कि अगर चीज़ें, ठीक है, वो अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, अब इन्वेस्टिगेशन, एक मैंने रीजन आपको बताया ना, अनएक्सप्लेन्ड इंजरी, दूसरा वाला हो सकता है हाइजीन इश्यूज, ठीक है। अब यही वाली जो वीडियो है नॉर्वे के अंदर, मेरे जब ब्रेक लेंगे मैं इंशाल्लाह वो आएगी वीडियो मेरे जहन में, बहुत मशहूर हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है। तो उस वीडियो के अंदर क्या हुआ कि वो बच्चे को शायद वो सही तरह उसका कंगा नहीं किया, सही तरह उसका बुरश नहीं हुआ टाइम पे, ठीक है, सही वो हाथ से खिलाना उसको सिखा रहे हैं। तो वो सारी चीजें नॉर्वे के जो कल्चर के खिलाफ है, जो वो एसिमिलेशन चाहते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन होता था ना कि भैया चले आप अपनी मस्जिद बना लें, 4 दीवारी में जो करना करो। अब वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप एसिमिलेट हो जाए हमारे साथ, और अगर वो साइंस हमें नहीं नजर आ रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन वो शुरू हो जाती है। ये मेरी बात नहीं है, ये एक नॉन मुस्लिम हिंदू फैमिली की बहुत मशहूर ये वाकया हुआ, ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बनी थी बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ सिचुएशन, और ये काफ़ी साल पहले था। तो ये चीज़ें बहुत आगे तक लगी हैं। बेसिकली उसका क्रक्स क्या है आपको जी, उसका फाइनल पॉइंट ये है कि उसका क्रक्स क्या है कि हमारे जो मैं जब जाता हूँ, विजिट करता हूँ, मेरे गुफ्तगू होते हैं पेरेंट्स के साथ, they don't feel proud about Islam anymore. This is a big danger. जब आप अपने इस्लाम के बारे में प्राउड नहीं है anymore, जब आपके पास वो मौके नहीं है anymore जाहिर करने के लिए आपका इस्लाम, ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो रोल मॉडल्स पिक करते हैं। अब बच्चे, आप उनको जितना भी आप तरबियत कर लें ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये इस्लाम होता है, वो होता है, उन्होंने देखना कि वाले साहब ने तो कहते ये हैं, करते ये हैं, अम्मी कहती ये करती वो है। जब एक तजाद आ जाता है आपके फ़ेल के दरमियान और आपके अमल के दरमियान,
ये एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ऑफ इट्स अ निफाक। पैसिव मैसेज कि जब व्हेन यू मूव टू वेस्ट एंड व्हेन यू कंसीडर इट अ प्लेस जो कि बहुत बेहतर है, हाँ, इट मींस कि वहाँ रहने वाला हर बंदा बेहतर है और उनकी सारी चीज़ें बेहतर हैं। फिर आप बिल्कुल। कुछ एक्सपेक्ट्स नहीं अडॉप्ट करते, आप उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनका पूरा सिस्टम, यू अडॉप्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इट। या जिस तरह जाहिद भाई ने कहा कि हुँ, देखिए हम शिफ्ट हुए बिकॉज वो एजुकेशन के बहुत बड़े हुँ, इश्यूज रहे, जो मैं एग्री कर रहा हूँ उसको मैं डिनाई नहीं कर बिल्कुल। रहा, और वो चैलेंजेस हैं। हुँ, अब मैं उस रीजन की वजह से एक दूसरे सिस्टम में गया, बच्चों को तो एक मैसेज मिला कि ये जो हुँ, सिस्टम है सुपेरियर है, स्वीडन बिल्कुल। का सिस्टम। हुँ, अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन हुँ, परस्पेक्टिव में देखें, फिनलैंड आता है, फिर स्वीडन का आता है, हुँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हैं अब वो कंपेयर करते हैं हुँ, और वो देख रहे हो। अब देखें सम फैमिलीज ने ट्राई किया है वेस्ट से वापस आना इधर पाकिस्तान। या अब जब वो बच्चे की एक सर्टेन एज आ जाती है, वो बच्चा क्या कहता है, वो हर चीज को कंपेयर कर रहा होता है। हुँ, कहता है यार उधर तो ये होता था, यहाँ पे ये है, हुँ, उधर ये होता था, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब उसको हुँ, समझानी ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसका बेंचमार्क बन चुका है हुँ, स्वीडन की एजुकेशन सिस्टम, हुँ, स्वीडन की सेकुलरिज्म, स्वीडन की लिबरलिज्म, स्वीडन का पुश फेमिनिज्म की तरफ, हुँ, स्वीडन का पुश मॉडर्निज्म की तरफ, हुँ, स्वीडन की जो गॉडलेस सोसाइटी है जहाँ हुँ, पे खुदा के ऊपर तो बात की नहीं हुँ, जाती। तो बिल्कुल। उन्होंने तो पूरा आपकी तरबियत की है विदाउट इवन हुँ, अल्लाह आपके पिक्चर के अंदर होना हुँ, भी, हुँ, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल और कंफर्टेबल हो गया ना एग्ज़ैक्टली, एक बच्चे के लिए। अब बिल्कुल। मैं एक हुँ, एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्कूल में होता था हमें वो क्रिसमस कार्ड्स जो हैं हुँ, दिए जाते थे। हमारे हुँ, भी पेरेंट्स इतने ज्यादा दीन के साथ शुरू में उनका नहीं था इतना हुँ, ज्यादा वो लिंक, वो भी इकोनॉमिक माइग्रेंट्स थे। तो हुँ, हमें क्रिसमस कार्ड्स दिए जाते थे, हम क्रिसमस कार्ड के ऊपर लिखते थे टू सैम, ये मेरा हुँ, दोस्त, ठीक है, और मैं अपना नाम नीचे लिख के हुँ, एक लेटर बॉक्स होता था उसके अंदर हम डाल देते थे लेटर, हुँ, और वो फिर पहुंच जाते थे। हम भी बड़ा एंटिसिपेशन में होते थे कि भी वो हुँ, क्रिसमस कार्ड आएगा बिल्कुल। और उसको भी मेरा पहुंचेगा। हुँ, तो क्रिसमस जो थी और वो प्रेजेंट्स देने स्कूल के हुँ, अंदर और क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा होना, फोटो खींचनी, हुँ, और वो पिक्चर आपकी पूरे साल की जो पिक्चर होती थी वो आपको मिलती। आपको क्या देता, और जो आपकी ईद होती थी बड़ी ड्राई और बोरिंग, घर पे हुँ, गुजारना, कोई रिश्तेदार नहीं, हुँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप खुद ही जाके उस मुल्क में बैठे हुँ, हैं, वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, बड़ी हुँ, बोरिंग सी ईद। तो बच्चे को एक क्या मैसेज मिलता है? वो हुँ, यही मिलता है कि यार हमारी ईद जो है यूज़लेस, वर्थलेस, और हुँ। इनकी जो क्रिसमस है आई लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर। मैं इसी इनकी सारी टॉक या को मैं नहीं, आर्टिकुलेट मैं करके अपनी बात कर मैं रहा हूँ। या मैं इनकी एक चीज़ सारी जो बात मैं को आप एक आर्टिकुलेट करके ना आपके सवाल प्रेज़ेंट करता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आप स्वीडन में रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम के पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हुँ, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक मेरी है, बड़ी बड़ी बेटी जो है वो ग्रेड 8 में अभी, सॉरी, ग्रेड 9 में थी। ठीक है। उसकी जो फ्रेंड सर्कल है हुँ, उसमें मेजॉरिटी जो है वो एथियस्ट है। ठीक है। किसी का फादर क्रिश्चियन हुँ, है, मदर मुस्लिम है, किसी हुँ, की हिंदू है, वहाँ पे कोई ये सिलसिला हुँ, नहीं। और वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, ठीक है। नॉन प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन थी, वो कोई रिलीजन हुँ, को फॉलो नहीं करती हुँ, थी। मेरी बेटी को, जो जिसको अभी तक दीन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, वो जस्ट 9 ही है, वो 9 क्लास की स्टूडेंट है, ठीक है। उसको उसने प्रैक्टिस करते देखा, उसको उसने रोज़े रखते देखा, उसको कुरान पढ़ते हुए देखा, उसको जो है वो रिलीजन के बारे में हुँ, डिस्कशन करते हुए देखा। उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और मेरी बेटी ने मुझे आके बताया कि मेरी ये फ्रेंड जो है, इन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग की, मुझसे पूछा कि ये दीन ये क्या है, इस्लाम में ये क्या है, ये क्योंकि उसके हुँ, पेरेंट्स ने उसको ये चीज़ें नहीं बताई थी। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो गई। हुँ, ओके। उसने रोज़े रखने शुरू किए। हुँ, अब वो मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तो स्कूल के अंदर वहाँ पे जो उन्होंने एक कॉमन मेडिटेशन रूम बनाया हुआ है, हुँ, जिसमें सारे जो भी अगर हुँ, अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हुँ, उस मेडिटेशन रूम के अंदर मेरी बेटी नमाज पढ़ती है तो उसके साथ वो बाकी सारे भी जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। ओके। हुँ, जैसा इन्होंने कहा ना जी कि वहाँ आपने कोई ऐसे कोई हुँ, क्या कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच हुँ, किया कि जी ये मुसलमान है, और घर के अंदर जो है वो आके उन्होंने देखा कि जनाब वो सही बुखारी खुली है या कुरान हुँ, खुला हुआ है। मैंने ऐसा 5 साल में वहाँ पे बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। हुँ, आपने अपने तौर पे, और जहाँ बात आती है तरबियत की, वो एक बहुत, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेरा ख़्याल है कि वो इमाम जाफ़र से किसी ने पूछा कि जी मैं तबलीग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इजाज़त है, तबलीग करें, लेकिन हुँ, तबलीग के लिए आपकी ज़ुबान नहीं हिलनी चाहिए। आपकी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके किरदार को देख के आपको फ़ॉलो करें। यहाँ पे सारा दिन मैं सुबह उठता हूँ, तो मेरा ख़्याल है मेरे पास कोई 1500 मैसेजेस होते हैं। सुबह-सुबह कोई आयत, कोई हदीस, कोई ये, कोई वो। हुँ, और मेरा ख़्याल है कि मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो उसको इग्नोर करते हैं, पढ़ते भी नहीं होंगे।
सारा दिन यही चल रहा है। किसी को फ़ोन कर लें तो आगे से जनाब वो फ़ोन की टोन ऐसे होती है, हो सकता है उसने कोई 20-22 करोड़ का कोई फ्रॉड किया हो। आई एम सॉरी, मैं एक अभी अभी ताज़ी एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे मामू हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है बहुत बड़ी लाहौर के अंदर। तो परसों उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं रियल एस्टेट में आया और मैंने काम करना शुरू किया। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो बहुत अच्छा था। दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो मेरे एक पार्टनर बन गए जो तब इस वक्त के तबलीगी जमात के टॉप नॉच कोई पोजीशन होल्डर है। उन्होंने, जाहिर है अब उनके साथ मुझे कोई उनके ऊपर डाउट नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं जी आज मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के आया हूँ, 22 करोड़ रुपया लेके भाग गए। कहने का मकसद ये है कि इस दीन को जितना हमने एक्सप्लॉइट किया है, किसी ने एक्सप्लॉइट नहीं किया। वहाँ मैंने आपको एग्जांपल दी है कि वो मेरी बच्ची को देख के उस दीन से इंस्पायर हुए और उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। यहाँ पे एक बहुत यहाँ आपका इम्पोर्टेंट सवाल बच्चा जो बनता है वो आपके दीन से इंस्पायर नहीं हो रहा। यहाँ पे एक बहुत इसके इम्पोर्टेंट साथ सवाल ही बनता बस है। मैंने लिंक करना एक पॉइंट। Okay. देखिए जाहिद भाई, बात ये है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपकी फैमिली को बचाए दज्जाली फितने से और जो मिसगाइडेंस का दौर चल रहा है। अब वही अगर एक और फैमिली, उसकी बेटी आती है, कहती मैं तो बड़ी मुतासिर हो गई हूँ एथियज्म के साथ, आई बिलीव इन दिस एंड आई डोंट बिलीव इन इस्लाम एनीमोर, ठीक है, तो इज दैट रिस्क वर्थ टेकिंग? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप कहते हैं हाँ इट इज़, भाई उनको पता होना चाहिए, आई फंडामेंटली आई हैव अ मेजर प्रॉब्लम विद दैट एंड दैट इज द, देखिए हर चीज़ के अंदर रिस्क बंदा ले सकता है, ठीक है, रिस्क ले सकता है कि भाई वो रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, लेकिन जो ईमान का जो इशू है, दिस इज अ रेड लाइन दैट एनी मुस्लिम, जिस मुसलमान के पास गैरत है दीन की, वो कहता है ये लाइन को मैं करीब भी नहीं आना चाहता, ठीक है। जिस तरह अल्लाह ने कहा ला तक़रबु ज़िना, ठीक है, अल्लाह ने कहा ला तफ़अलु ज़िना, अल्लाह ने कहा ज़िना ना करो, अल्लाह ने कहा उसके करीब ना हो। तो हम ज़िना को तो छोड़ें, ये तो बहुत छोटा मरहला है। एक बंदा जो दीन को ही मुकम्मल अपना सर फेर के छोड़ जाए, ठीक है, और जहन्नम के अंदर वो फॉर इटर्निटी रहेगा, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा लॉस जो है किसी का नहीं हो सकता। अब अब बात ये देखें, आपने अपनी सिचुएशन बताई, हमें डेटा पे देखना चाहिए कि भी डेटा क्या कहता है, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूंगा, आप अपनी बात करेंगे। बात ये कि अगर हम सोशियोलॉजी के अंदर और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम जाके रिसर्च करें, उसके अंदर एक फील्ड है, इट्स कॉल्ड रिलीजियस जनरेशनल चेंज या रिलीजियस ट्रांसमिशन, ठीक है, रिलीजियस जनरेशनल चेंज या रिलीजियस ट्रांसमिशन। जो व्यूअर्स हैं वो जाके इसके ऊपर खुद रिसर्च करें और आप देखेंगे लिटरेचर के अंदर स्टडीज़ जो की गई हैं वेस्ट के अंदर, और मैं ख़ास तौर पे स्वीडन की बात करूंगा, ठीक है। एक स्टडी है वॉस और क्रॉकेट की है, 2005 की है, ठीक है। वो उसका नाम है रिलीजन, वैसे तो लिखा है रिलीजन इन ब्रिटेन, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्वीडन की है रिसर्च, नीदर बिलीविंग नॉर बिलोंगिंग इन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो वो स्टडी का बेसिकली आउटकम क्या है, वो डिस्कस ये करता है कि एज जनरेशंस जो सेटल होते हैं, डिस्पोरा आके सेटल होती है वेस्ट के अंदर, उसके अंदर जो उनको एक रिकरेंट ट्रेंड उनको नजर आया वो ये है कि डिक्लाइन इन रिलीजियस एफिलिएशन, ठीक है, एंड बिलीव्स अक्रॉस जनरेशंस। हम 1-2 सालों की बात नहीं कर रहे, हम जनरेशंस की बात कर रहे हैं, एंड हाईलाइटिंग सिमिलर पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन स्वीडन, ठीक है। तो बात यह है कि अगर हम वो डेटा को देखें, पहले जो मुसलमान आए थे यूके के अंदर, वो लिवरपूल डॉक्स के ऊपर आए थे 1800s के अंदर, जो अक्सर लोगों को नहीं पता, और पहली मस्जिद भी लिवरपूल के अंदर ही बनी थी, ठीक है। तो वो लोग थे यमन से थे, सोमालिया से थे, और अगर अब आप देखें उन के जनरेशंस के अंदर कितना इस्लाम है, आपको इतना ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे नहीं मिलता, वो बिल्कुल इस्लाम जो है वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो बात यही है कि जो आपकी सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आपको बता रही है कि रिलीजियस एक डिक्लाइन नेचुरली अकर करती है, और ये हमारे दीन भी बताते हैं कि देखें अगर आप एक परफ्यूम सेलर के पास गए हैं, मैं उसे जाके खरीदता नहीं, उसकी दुकान में जाके बैठ जाऊँ थोड़े घंटे, मेरे ऊपर भी बड़ी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, ठीक है। और मैं अगर जाके एक गोल्ड स्मिथ के पास जो लोहे का काम करता है उसके पास जाके बैठ जाऊं, और या स्मोकर के पास जाके बैठ जाऊं, वो बदबू मेरे ऊपर आएगी और मेरी फैमिली कहेगी किधर जाके बैठे थे आप, ठीक है। तो वो बदबू सब जगह फैलेगी। इसी तरह कि आप डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि वो जो पावर है ऑफ डिसबिलीफ उन सोसाइटीज़ के अंदर, वो किसी और दर्जे के ऊपर है कंपेयर टू ओवर हेयर, ठीक है। अब देखें, हमें पता है कि यहाँ का प्राइवेट स्कूल का सिस्टम या जो भी स्कूल के सिस्टम्स, दे आर नॉट अप टू स्क्रैच, ठीक है। मेरे पास 2 सॉल्यूशंस है। या तो मैं कहता हूँ कि यार क्या करें,
सब तो भेज रहे हैं, मैं भी भेज दूँ उनको उधर ही। या मैं कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ, जिस तरह अबू बकर भाई हैं, वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कोई स्कूल को सेटअप किया और उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रेज़ेंट किया। सॉरी, एक तीसरी ऑप्शन ये है जो जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, वो है कि मैं खुद एक ओनरशिप टेक की है होम स्कूलिंग जिसको कहते हैं, और वो एक बहुत गलत तसव्वुर है उसका। पिछले हफ्ते आपका पॉडकास्ट हुआ था उसपे, बिल्कुल। तो उसके ऊपर वो सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाते हैं कि भी बच्चे को आपने एक एंटी सोशल किस्म का एक बच्चे को बना दिया है। वो इस तरह नहीं होता। बिल्कुल। वो डिपेंड होता है बच्चे के डिपेंड होता है पेरेंट का जो विजन है और आउटलुक होता है। अगर उसको एंटी सोशल बनाना चाहता है वो बन जाएगा, अगर उसको वो एथियस्ट बनाना चाहता है वो बन जाएगा। तो जो आप बनाना चाहते हैं बच्चे को, जिस तरीके से आप मोल्ड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। स्वीडन के अंदर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मेरा बच्चा वो एथियज्म की तरफ चले गया है, मैं अब घर के अंदर उसको पढ़ाना चाहता हूँ, स्टेट कहता है डोंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन शुरू में मैंने एक चीज़ पे बात की थी और मैं उसी पे एम्फेसाइज करूँगा कि सबसे पहले जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि क्या आप अच्छे इंसान बन रहे हैं। फिर अच्छा मुसलमान होना, मोमिन होना, और फिर बाकी रुतबे तो बहुत ऊंचे हैं। इंसान अशरफ है, पहले आप अच्छे इंसान हैं। और अच्छा इंसान बनने के लिए क्या आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्या उसको फोकस किया जा रहा है। वहाँ मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फील की वहाँ पे ये है कि वो अच्छा इंसान बना के उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो है ना, जिसने इस पूरे सिस्टम को चलाना है, वो यही हज़रत इंसान है। और उसका सारा का सारा फोकस जो है ना, वो उस इंसान के ऊपर है, उस बच्चे के ऊपर है, जिसको बचपन से ना झूठ बोलना सिखाया जाता है, ना कोई बोल रहा होता है उसके इर्द-गिर्द, ना कोई ग़ीबत कर रहा होता है, ना किसी को चीट कर रहा होता है, ना वहाँ चीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई फजूल की इधर-उधर की वो गॉसिप्स हैं। मतलब वो सारी बीमारियां जो आपके कल्ब के अंदर हैं, जो आपके जिस्म में नज़र नहीं आ रही है आपकी, वो सारी की सारी बीमारियां आपको वहाँ आपको कम से कम नज़र आ रही हैं, और वो सारी बीमारियां आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। हर घर में झूठ सीख रहा है बच्चा, ग़ीबत करना सीख रहा है वो बच्चा, घर से भी सीख रहा है, अपनी सोसाइटी से भी सीख रहा है, चीट करना भी वो सीख रहा है, उसके घर में भी जो बड़े हैं वो चीट कर रहे हैं, और उसका सोसाइटी भी जिस सेटअप में वो बैठ रहा है वहाँ भी वो सीख रहा है कि चीट कैसे करना है। और ये हमें नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि इस सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा डिक्लाइन इखलाकी डिक्लाइन है, सबसे बड़ा। ठीक है, और इखलाकियात में वो हमसे बहुत बेहतर मैंने उनको पाया। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हदीसें नहीं, वो एक ही बहुत बड़ी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जिसका इखलाक सबसे बेहतर है। हमारे यहाँ कोई एक चीज़ इस किस्म की स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जा रही। एक रेस है, एक बच्चे को उस रेस में डाल दिया गया है। जिस इंस्टीट्यूशन से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ने मार्केट में आना है, उसको एक रेस में डाल दिया गया है कि आपने सिर्फ नंबर लेने। और हर 6 महीने के बाद, साल के बाद वो स्कूल एक बड़ा सा बैनर बाहर लगाता है बच्चों की तस्वीरों के साथ, और उस पर लिखा होता है कि जनाब इस बच्चे ने 1000 में से 999 नंबर लिए, और हमारे स्कूल में पढ़ने की वजह से वो इस रेस में वो पहले नंबर पर आया। वहाँ क्लास के अंदर बच्चे अगर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 7 वाले बच्चे को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी नहीं पता कि ये बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है, या कितने पेपर्स में पास है, कितने में फेल है, और किस में इसका क्या ग्रेड है। ये एक इंडिविजुअल मैटर है कि उस बच्चे को सिर्फ बताया जाता है या उसके पेरेंट्स को बताया जाता है। अगर वो किसी चीज़ में वीक है, ये सब सिर्फ उस पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है, और फिर उस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास दिला दें, आप कुछ भी कर लें, ये किया जाता है वहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक काफ़ी दफ़ा रीइटरेट हो गया, और मैं ना उस पे डिसएग्री कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि भी हरगिज़ इस तरह नहीं है। ठीक है, नहीं, विकास भी आपका ज़्यादा पॉइंट ये है कि नाउ दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस, और अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी है टू टैकल दिस चैलेंज। जिस दीन को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि जी ऐसा दीन होना चाहिए जिसमें एक अच्छा इंसान बने। वही बात में मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि अच्छा इंसान ही अच्छा टीचर है, अच्छा लॉयर है, अच्छा डॉक्टर बनेगा। आपको हर फील्ड में करप्शन नजर आ रही है। हर बंदा लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक डिग्री हासिल करने के बावजूद भी हम सबका इस पे कंसेंसस है कि क्या, तो वो जो जिस दीन में हम ये सोच रहे हैं कि जी वहां पे दीन नहीं है, तो अगर ये सारा कुछ दीन नहीं है, जिसमें इन्होंने बताया कि जी 2 फैक्टर्स होते हैं, शुरू में इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जनाब एक आपका इंडिविजुअल है, जी आपने अपने तौर पे जो भी नमाज पढ़ी, हज किया, रोज़ा किया, सारा कुछ। दूसरी आपकी माशरत है। और मेरे नज़दीक मेरा ख्याल है 95% मार्क्स जो है ना आपके, वो आपकी माशरत के हैं
उन्होंने वैसे तो जिस इज्तिमाइयत वाला इज्तिमाइयत वाली बात, एग्जैक्टली हाँ, तो देखिए जो माशरत इसमें आपको जो वहाँ जो नजर थोड़ा आ सा रही है, अनफेयर है कि आप सारी माइशत को आप पेंट ब्रश कर दें कि भाई सारे ही जो हैं वो कंडेम्ड हैं, यू नो, और ये भी अनफेयर है। बिकॉज रियलिटी जो है, अब जो मैं बात कर रहा था, जब मैं पाकिस्तान आता था यहाँ पे और मुझे वो नेगेटिव वाइब्स मिलते थे, अब मैं 3 साल यहाँ पे रहा हूँ, मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहा है मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, और इट इज़ नॉट एज बैड एज इट इज़ पोर्ट्रेड टू बी, ठीक है। और अगर आपका उठना बैठना वो लोगों के साथ है जो क्लबिंग करते हैं और अल्कोहल जाते हैं, वो आपको लोग मिल जाएंगे। अगर आप मक्की मस्जिद के अंदर जाके एक बिस्तरा बिछाना चाहेंगे, जिस तरह अभी हम वो एक गैदरिंग पे हैं, वहाँ पे आपको मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती, वहाँ पे बिठाने के लिए। रियलिटी ये है, तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यस चैलेंजेस हैं ज़्यादा, यहाँ पे सारे मुसलमान हैं ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे वो, ठीक है, वो नज़र आता है। बात ये कि देखें, अब जब स्वीडन के अंदर आपको अखलाकियात वो समझाई जा रही है, वो बताते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह थे, नहीं, वो बताते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इन्नमा बुइस्तुम लिउतम्मिमा मकारिकल अखलाक, यानी कि उन्होंने कहा था जिस वजह से मैं भेजा गया था वो यही था, टू परफेक्ट गुड मैनर्स। ये हमारा दीन समझाता है, उसकी एसेंस ही यही है। और माशाल्लाह एक और अदारा मैं बताऊंगा जिसका मैंने मेंशन ही अभी किया, कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा एक करिकुलम खड़ा कर लिया दैट इज बेस्ड ऑन गुड मैनर्स एंड गुड कैरेक्टर। नॉट जस्ट द करिकुलम, टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर करोड़ों रुपए लगे हैं उसके ऊपर, यहाँ लोग आए हैं बाहर से उसके अंदर बेनिफिट देने के लिए। लेकिन ये चीज़ें मैं अगर यूके में होता या मैं स्वीडन में होता, ये पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली बीइंग एन आउटसाइडर एंड continuously talking about the problems of a society doesn't help to bring I guess the हमने problem। इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया ठीक कि है, वहाँ we के can move प्रॉब्लम्स on to क्या the है और next यहाँ के point, प्रॉब्लम्स क्या है। इसको इस बात पे कंक्लूड करेंगे जी। कि जो हम सबको पता है एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दीन एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ क्या है। वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं, बट अगर हम इसको इस तरह से देखें कि कौन सा माशरा उसके अंदर ज़्यादा एक अच्छी प्लेइंग फील्ड है कि वो वाला दीन का जो कॉन्सेप्ट हम लेके आना चाहते हैं, कौन से माशरे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लेके आया जा सके, क्या वो ये वाला माशरा है या वो वहाँ वाला इसको माशरा भी है। हमने आंसर कर लिया। देखिए, मेरी नज़र से पाकिस्तान है, उनकी नज़र से वेस्ट है, स्वीडन है। नहीं, उन्होंने इस पर अच्छा। मैं इसको अगर अपॉर्चुनिटी इसको देखूं तो Exactly. मेरा ख्याल है मेरे पास ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस चीज़ को वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सारे बाय डिफ़ॉल्ट मुसलमान हैं, ठीक है, बाय चांस मुसलमान हैं, ओके बाय ओके चॉइस मुसलमान नहीं है, या ठीक है। तो ये बाय चांस मुसलमान को एक चीज़ समझाना जो है ना, वो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसको ये एक प्राउड होता है कि जी मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे वैसे ही सारा कुछ पता है। मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है वहाँ लोगों के साथ। ठीक है, उनको चूँकि दीन बताया ही नहीं गया, तो मेरे पास बहुत बड़ी स्पेस है कि मैं उनको जब कुछ चीज़ें बताता हूँ दीन की ट्रू पिक्चर जब मैं उनको बताता हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ओके, और वो ये कहते हैं कि यार ये बातें तो हमें पता ही नहीं थी। अगर आप वो डेटा ही निकाल रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे कितनी तेज़ी से लोग मुसलमान हो रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें आपने कहा ना, ही इज बीइंग एन एक्टिविस्ट व्हाइल ही इज इन लिविंग देयर। या ठीक है, देखिए जब मैं यूके में था, मैं भी एक एक्टिविस्ट था। मैं वेस्ट ईलिंग का एरिया था, जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको याद होगा, वेस्ट ईलिंग लंदन का एक बड़ा है। एवरी सैटरडे एक मैं टीम को अपने साथ लेके जाता था, मस्जिद ने हमें फैसिलिटेट किया हुआ था। मैं एक टेबल लगाता था, दावा टेबल जिसको कहते थे, और वहाँ पे कुरान हम देते थे, या ये लोगों को बुलाते थे, हम कहते थे ये कुरान मजीद है, इसको खोलो और देखो कहाँ पे आपको नजर आती है हिदायत। और वो खोलते, वो पढ़ते, वो कहते यार मैं तो इस चीज के बारे में सोच रहा था सुबह। यानी कि जो वो बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, एक लोगों को दीन की तरफ लेके आना, आई वाज इन द थिक ऑफ दैट। ये नहीं है कि मैं वहाँ पे बैठ के मैं ब्लेम कर, मैं जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा हूँ, मेरे पास ये एक मस्बत सोच होती है, मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ इस सिनारियो के अंदर, ठीक है। लेकिन बात वहाँ पे ये आती है कि उलमा ने क्या कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आप फुल टाइम डेडिकेटेड हैं दीन के ऊपर, आपके लिए इजाज़त है, नॉट विद योर फैमिली। अगर आपको कंसर्न है कि वो दीन के ऊपर कायम नहीं रह सकते हैं, तो और वो इतनी मजबूती नहीं है उनकी दीन की, वो कहते हैं आप वहाँ पे बैठ के काम करें और आप लोगों को बुलाएं, आप दाई बने इस्लाम का, और आप वो काम करें। वो उलमा ने उसको रोका नहीं हुआ, ठीक है, और लोग जा रहे हैं और वो काम ये कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं तो इसके बारे में डिनाई नहीं करता। लेकिन अगर मेरी फैमिली यंग है और मेरे जो इमीडिएट फैमिली है एट रिस्क है,
ठीक है, तो उलमा ने तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी, तो वहाँ पे एक्चुअली बात ही उधर ही ख़त्म हो जाती है। तो बात उसमें मैं बढ़ाऊँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बनाऊँ, उसकी मुझे ख़ास उसकी कोई वैल्यू नहीं फ़ील होती। जब उलमा ने जब दीन को समझ के उन्होंने आपको बता दिया कि भाई आप एट रिस्क हैं, कि आपका नॉट जस्ट एट रिस्क है कि भाई शायद आपके बच्चे दाल चावल नहीं खाएंगे कल, एट रिस्क है कि यार वो दीन को ही उनका मुंह फिर जाएगा। तो उलमा ने कहा कि भाई आपकी इजाज़त ही नहीं है वहाँ पे रहने की। तो वो जो उलमा वहाँ पे हैं, जो दाई हैं वहाँ पे बहुत हैं, आपको मिलेंगे स्वीडन के अंदर ही आपको बहुत, अगर आप जी यूट्यूब पे जाएंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, उनको करना चाहिए, हमारी पूरी सपोर्ट है उनके पीछे। लेकिन एज अ पर्सन जो वहाँ पे गया है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक माइग्रेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज अगर वो रेट ड्रॉप होता है वहाँ पे कोरोना का या पाउंड का और वो पाकिस्तान से भी ख़राब हो जाता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो सारे लोग उठ के वहाँ से आ जाएंगे वहाँ से कल वापस, बिकॉज आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते उस सिस्टम के अंदर। तो प्राइमरी हमारी लोगों की डिस्पोरा की जो मोटिवेशन होती है वो ये होती है। सेकेंडरी होती है कि हाँ हम उनको एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर डला देंगे और कल उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी, जो सारी चीज़ें होंगी वो मच बेटर होगी, ठीक है। अब जब मैं अपना इंट्रोडक्शन कराया है लोग बड़े इंप्रेस होते हैं कि भाई आपके पास ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दिस डिस्कशन एट व्हाट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है, टर्म होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी लेकिन उसको नुकसान क्या है। और जो भाई ने बहुत अच्छी बात शुरू में की थी, हमने एक डिसीजन मेक की थी बेस्ड ऑन प्रोज एंड कॉन्स। तो मैं समझता हूँ कि जब आप ये कॉन रख दो सामने, एक तो जो उलमा की अंडरस्टैंडिंग है दीन की और उसके बाद के चांसेस ऑफ रिवर्टिंग टू डिसबिलीफ वो आउटवे कर देता है। कुछ भी आप दूसरे पलड़े पे रख दें, आप उसका तवाज़ो करें, वो अब देखिए जहन्नम के अंदर किसी ने सारी जिंदगी गुजारनी है, वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं मेरे उसको? नज़दीक मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, इतने उलमा, इतनी मस्जिदें, इतने मज़ार, इतनी गैदरिंग, इतने बड़े बड़े इज्तिमा, अच्छाई का इनकलाब नहीं आ रहा, मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो आपने पहले भी रिपीट किया तो मैं उसका फिर जवाब दे देता हूँ। ये फिर बहुत बड़ा फेलियर है उसका। जहाँ तक वहाँ के उलमा है ना, वो उनका वहाँ भी सारा का सारा फोकस मुसलमान ही है, वहाँ के लोग नहीं है। बिल्कुल उनका सारा का सारा फोकस ये है कि किस तरीके से हमने इनको उस सिस्टम से बचाना है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। वो कोई दीन का काम वहाँ पे कोई तबलीग नहीं कर रहे, मैंने नहीं देखा। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जी वहाँ पे वो तबलीग के लिए निकले हुए हैं या जा रहे हैं या कर रहे होंगे, मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जितना वहाँ पे वर्क स्टेशन के ऊपर बैठ के ये काम कर रहे हैं ना, ये इतना उल्मा भी वहाँ पे नहीं कर रहा। अच्छा, आपने इनकलाब की बात की। देखिए इनकलाब जो है वो इनकलाब इसलिए नहीं आता बिकॉज आपके पास कोई दीनदार तबका है या आपके पास बहुत सारी मसाजिद हैं या आपके पास एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे इनकलाब नहीं आता, ठीक है। इनकलाब जो आता है आपका जब आपका पूरा 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 जो निज़ाम है वो तब्दील होगा, इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मैं पॉलिटिक्स में एंटर होके मैं एक पार्टी को लेके आऊँगा, मैं अच्छे अखलाकियात और दीन वाली चीज़ें लेके आऊँगा एंटर होके। तो हमने देखा है पिछले दौर के अंदर पार्टीज़ ने कोशिश की है और उनका रिजल्ट क्या बना है। जब वो क्लैश होती है की इश्यूज़ के ऊपर उनको हटा दिया जाता है। तो बेसिकली इशू यहाँ पे ये आता है कि हमने काम करना है ऑन द बिगर पिक्चर, जो है निज़ाम के जो बातिल निज़ाम है उसका मुकम्मल जो पहले तो उसकी तस्दीक करनी है कि ये मुकम्मल तौर पे ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो इनकलाब हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है इनकलाब कैसे आएगा, ठीक है। इनकलाब आएगा सबसे पहले तरीके से जो आएगा वो होगा जब हम अल्लाह की किताब के साथ जुड़ेंगे, उसको हम समझेंगे, ठीक है। उसको हम अपने मन वाले जो अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है उसके ऊपर नाफिज करेंगे, अपने चार दीवारी के घर के अंदर हम नाफिज करेंगे, फिर हम अपने मोहल्ले के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे घर के अंदर एक दरस कुरानी होता है, हल्का कुरानी, लोगों को बुलाते हैं आएँ आके कुरान का ट्रू मैसेज सुने जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नहीं उन्होंने कुरान का तर्जमा उन्होंने सुना, ठीक है। तो फिर वहाँ से लोग खड़े होते हैं, कहते हैं यार मेरे अंदर एक चेंज आ गया, मैं करप्शन करता था पहले, मैं गलत करता था, मेरे एक हाथ में तस्बीह होती थी, दूसरे हाथ से मैं रिश्वत पकड़ा होता था, तो अब मुझे समझ आया है कि अल्लाह क्या कह रहे हैं हमें कुरान के अंदर, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि ये काम मुख्तलिफ जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं तबलीगी जमात की नहीं बात कर रहा, मुख्तलिफ जमातें जो जिनका नस्बुल ऐन ये है कि इकामतुद्दीन एक हमारा एम है, वो ना आपकी सियासत के अंदर एंटर होके वो होगा, ठीक है, और ना वो होगा किसी और तरीके से कि बस मैं लगातार हर मुसलमानों को मैं नमाजी बना दूँ, यहाँ से भी नहीं इनकलाब आएगा, ना हर मुसलमान को मैं मुफ्ती बना दूँ, वहाँ से आएगा। वो आएगा मुकम्मल एक
चेंज आएगा। ठीक है, ये एक अनदर पॉडकास्ट के ऊपर हम इसको बिल्कुल, डिस्कस कर बिल्कुल, लेंगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे हम देखिए उसके मैं ऊपर बहुत निकल जाएंगे। ये ठीक है, जितनी बातें भी आपने की हैं, ये वहाँ पे तो आप ये बातें मेरा ख्याल है कि ये बहुत इम्प्लीमेंट हो सकती हैं जहाँ पर मुसलमानों की कमी हो। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम बाय डिफ़ॉल्ट मुसलमान ज़रूर हैं, बाय बाय चांस मुसलमान हैं। हुँ, हर घर के अंदर जब आप मुसलमान बैठे हुए हैं, माँ-बाप मुसलमान हैं, दादा-दादी मुसलमान हैं, नाना-नानी मुसलमान हैं, हुँ, तो वहाँ पे तो उलमा को कम मेहनत की ज़रूरत है ना, क्योंकि वो सारे के सारे तो हम मुसलमान हैं, हम बचपन से सुनते आए हैं ये सारी बातें कि जनाब आपने ग़ीबत करने वाला जो है वो अपने भाई का गोश्त खा रहा है, और झूठ बोलने वाला ऐसा है, रिश्वत वाला राशि भी दोज़ख, और वो सूद खाने वाला जो है वो अल्लाह ताला से जंग कर रहा है, और ये सारी बातें तो मेरा ख़्याल है हर बच्चा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये सब ने सुनी है। हुँ, मैं फिर उस बात पे आऊँगा कि जनाब जब वो किसी ने इजाज़त माँगी थी, तो आपका किरदार। अब इसके अंदर 2 पॉइंट उठते हैं। यहाँ तो उलमा के किरदार के ऊपर फिर बात आती है। हुँ, यहाँ पे पेरेंट्स के या दादा-दादी के किरदार पे बात आती है कि उनका वो किरदार ही नहीं था कि उनके नीचे वाले सारे बच्चे झूठ भी बोल हुँ। रहे हैं, रिश्वत भी खा रहे हैं, एक दूसरे का माल भी हड़प कर रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट भी कर रहे हैं। किसके किरदार को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए बात ये होती है कि किरदार और ये जो सारा इनकलाब है, होता ये है, अगर आप हिस्ट्री देखें इनकलाब की, उसके अंदर ये होता है कि अक्सर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने मुख्तलिफ इदारों की बात की है और उससे बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं मेंशन नहीं कर सका टाइम की वजह से, वो इस वक़्त डिसेंट्रलाइज़्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। लिमिटेड स्कोप के अंदर, जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं कि भई ठीक है काम तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े पिक्चर को कौन ठीक करेगा? होता ये है कि जब एक आपके सामने एक रेजिस्टेंस आती है, ठीक है? तो जब आपको जूतियाँ पड़ती हैं, ठीक है? जब आपके सामने आप वो झाड़ू फेर जिसको बोलते हैं, जब आपके सामने आता है, ये ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी डिसेंट्रलाइज़्ड मॉडल है, वो सेंट्रलाइज़ हो जाती है, ठीक है? ये हमने हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है। वो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कॉज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मिल-जुल के एक सर्टेन कॉज़ के लिए वो काम करते हैं, ठीक है? और उनको सब्र महज़ के सामने उनको एक पेशेंस के साथ उनको दिखाना पड़ता है अपने कैरेक्टर के साथ, नहीं यही हक है और इसके ऊपर हम काम करेंगे और हम मूव करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशनल लेवल एग्ज़ाम्पल्स हैं, शायद अब नहीं थे, ये 2019 पे नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें एक पॉज़िटिव एंगल की तरफ जा रही हैं, ठीक है? और अगर इसी ट्रैजेक्टरी के ऊपर जाती रहीं, देखिए एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है किसी भी चेंज के अंदर। वो शुरू में होता है 1 होता है, उसका डबल करें 2, 2 का डबल होता है 4, लेकिन जब आप 4 पे जाते हैं फिर 8, 16, 32, 64, और आप ये देखते हैं कि जब किसी कोई भी चेंज आता है, इनकलाब आता है, वो एकदम बहुत जल्दी से फिर वो आता है, ठीक है? और देखें वो एक मिसाल हुई थी, किसी ने कोई आया था यहाँ पे वेस्ट से, लोड शेडिंग हुई यहाँ पे 10 घंटे की, उसका बुरा हाल हो गया, ठीक है? तो उसके साथ बैठ के बात हो रही थी, तो नतीजा ये है कि अगर यही लोड शेडिंग यूके लंदन के अंदर हो जाए 10 घंटे के लिए, ना आपकी कोई एटीएम बचे वहाँ पे, ना आपका कोई बैंक बचे वहाँ पे, ना आपके कोई नाइकी की शॉप बचे, एप्पल की शॉप नहीं बची, वो सारी तबाह हो जाएगी। अभी भी वहाँ पे राइट्स हो रही हैं, इस वक़्त हो रही हैं, ठीक है? तो ये जो सो कॉल्ड गुड मैनर्स और गुड अखलाकियात है, ये इसकी बेसिस तो बिल्कुल है ही नहीं किसी दीन के साथ अटैच्ड, किसी रोल मॉडल के ऊपर अटैच्ड। बी अ गुड पर्सन बिकॉज़ बी अ गुड पर्सन, ठीक है? सेकुलरिज़्म तो यही टीच करती है, उसका तो कोई असल बुनियाद है ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है? कल इस तरफ हवा चल रही है, कल उधर चल जाएगी, ठीक है? तो जब उनको पूछते हैं एथियस्ट जिनके साथ मेरा उठना बैठना भी है, तो मैं पूछता हूँ आप क्यों गुड मैनर्स को प्रमोट करते हैं? उनके पास इसकी कोई रीज़न नहीं होती। कहाँ से आप ये चीज़ लेके आए हैं? किस बेस कुछ वो तो डिनाई करते हैं ना सारी रिलिजन्स को। हुँ, तो अगर आप ट्रेस बैक करें कहीं न कहीं किसी रिलिजियस कोट अनकोट फिगर से या कोई निज़ाम से, वहाँ से वो उन्होंने वो चीज़ें पकड़ी हुई हैं, ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये जो छिपकली है, ये छिपकली जिस तरह वर्टिकली जा सकती है 180 डिग्रीज़ दीवार के ऊपर और लेफ्ट और राइट, इससे एमआईटी ने इसको स्टडी करके इन्होंने एक नैनो टाइप मटेरियल निकाला है, जो बंदा स्केल कर सकता है एक स्काई स्क्रैपर के ऊपर बगैर किसी और सपोर्ट के, बगैर किसी चीज़ के। और उन्होंने उस छिपकली के जो स्ट्रक्चर था उसको स्टडी किया, ठीक है? उन्होंने बेसिकली वहाँ से उन्होंने चीज़ को हासिल किया। तो जब भी हम वापस जाते हैं, हम रूट पे जाते हैं, हम देखते हैं कि अल्लाह की कोई मखलूक के साथ, अल्लाह के कोई नबी के साथ, अल्लाह की कोई किताब के साथ, वो वहाँ पे ही बात आती है। लेकिन मसला वेस्ट के साथ, लिबरलिज़्म के साथ ये है कि उनके उस सोसाइटी के अंदर इतना एरोगेंस है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह इसके पीछे कहीं न कहीं इस हुँ। मैकेनिज़्म के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ा आई फ्लॉ है गेस जितनी सोसाइटी के हमारी अंदर। आज की कॉम्प्लेक्स डिस्कशन थी ना, इतना ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि जी, जी। पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी एक एक जी, जी। एक पर्सपेक्टिव जो हमने मिस कर दिया आई गेस थ्रू द डिस्कशन, वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था
कि बहुत बड़ी वजह जो पाकिस्तानियों के मुल्क को छोड़ के जाने की है वो फाइनेंशियल रीजंस हैं कि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो अपनी फैमिली को अपने आप को सस्टेन कर सकें। तो स्पेसिफिकली फॉर द पीपल जिनका यहाँ पे गुजारा ही मुश्किल हो रहा है, बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे, उनको आप क्या कहेंगे विकास भाई? देखिए, पहली बात ये है कि चैलेंजेस हैं यहाँ पे, कोई डिनाई नहीं कर रहा। फ्रॉम ए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जब मैं आया था यहाँ पे डॉलर था कोई 180 पे था, और अब जो है कोई 280 को टच कर रहे हो, कह रहे हैं मजीद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो चैलेंजेस हैं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो अब आपके वो दो किस्म के लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे। ठीक है, एक है जो बेसिकली रोता ही रहता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा खर्चा नहीं पूरा हो रहा। और दूसरे लोग हैं जो मैं उनके साथ बैठा भी होता हूँ, मैंने इन ड्राइव मंगवा ली। ठीक है, उनके साथ बैठा हो, कह रहा मेरी ये जॉब है। ठीक है, और मैं शाम के टाइम वीकेंड के ऊपर मैं ये टैक्सी चला रहा हूँ, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजारा हो रहा है घर के अंदर। ठीक है, यानी कि एक बंदा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक। और बाय द वे ये ओनली पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये आप जाएंगे यूके के अंदर भी आप लोग देखेंगे जिनकी जॉब अच्छी जॉब लगी हुई है, लेकिन उनका जो एक्सपेंसेस वर्सेस जो उनकी इनकम है वो मैच नहीं हो रही, और वो वीकेंड्स के ऊपर ऊबर चला रहे हैं। ठीक है, वो वीकेंड्स के ऊपर टेस्को के अंदर या एजडा के अंदर या लिडल के अंदर, एलडी के अंदर वो काम कर रहे हैं। मिलते हैं इस तरह के लोग खुद में। ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो अक्रॉस द ग्लोब हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप डू वाले माइंडसेट पे हैं या डाई वाले माइंडसेट पे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि देखें वो जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, अब बंदा मसलन कहता है यार मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, वो डिफीटिस्ट मेंटालिटी पकड़ के वो चले गया यहाँ से। ठीक है, बाद में मैं आपको नहीं कह रहा आप डिफीटिस्ट है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो चले गया यहाँ से, वो कहता मैंने नहीं यहाँ पे करना। ठीक है, जब वो जाके वहाँ पे काम करेगा, जब वो कमाएगा उधर, जब वो पैसे बनाएगा, जब वो टैक्स वहाँ से, कितना टैक्स रेट है स्वीडन के अंदर? 40% टैक्स आपसे लेंगे। गैस वोट वो किधर जा रहा है वो टैक्स? वो हमारे मुसलमानों के ऊपर ही वो एक परसेंटेज है जो गिर रहे हैं बॉम्ब्स मुसलमानों के ऊपर। अब मैंने एक स्टडी की थी 9/11 से लेके 2024 तक। ठीक है, टोटल जो डिफेंस स्पेंडिंग यूके के अंदर रही है वो $1 ट्रिलियन रही है आफ्टर द वॉर ऑन टेरर। ओके, और उसका जो रिजल्ट रहा है वो मुसलमान ऑब्वियसली उसके रिसिपिएंट्स रहे हैं। इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे भी वो हैं, मुसलमानों के ऊपर ही वो एमिनिशंस इसला उनके ऊपर ही यूज़ हुआ है। उसके अंदर से 250 बिलियन पाउंड्स जो है, अभी मैंने डॉलर्स कहा था, पाउंड्स की वो फिगर थी, 250 बिलियन पाउंड्स मुसलमानों की माशाल्लाह से कंट्रीब्यूशन है इस डिफेंस की स्पेंडिंग के ऊपर। यानी कि कहने का मकसद ये है कि 25% वो जो बॉम्ब गिर रहा है इस वक्त गजा के मुसलमानों के ऊपर, अगर वो यूके से वो गिर रहा है वो बॉम्ब, और उसका जो पीछे से कोई ना कोई उसका लिंक है ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूके के साथ, वो जो है मुसलमान उसके हैं, उसके हकदार हैं, उसके वो कहीं ना कहीं उस सप्लाई चेन के अंदर वो कहीं ना कहीं है। आप जितने भी प्रोटेस्ट कर लें, जितना भी खड़ा हो जाए, जितने भी लेटर्स लिख लें, ठीक है, ये एक चीज़ है जिसको आप फाइट नहीं कर सकते। तो आपकी जो सारी मेहनत है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ठीक है मेरा तो एक फाइनेंशियल लेवल इम्प्रूव हो गया, लेकिन चलो इनफरादी तौर पे तो मैं इम्प्रूव हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, मैं बच्चों के करप्शन से, लेकिन अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इज़ दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई इनफ कि मैं वहाँ पे अपने जो टैक्स डॉलर्स हैं वो मैं कंट्रीब्यूशन करूँ, और वो भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो मतलब कि चलो यार 5% है, 6% है, 40%, आपको पता है 40% होता क्या है? आपकी ऑलमोस्ट हाफ आपकी जो इनकम है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो उठा के नदारों में जा रही है। ठीक है, जो इसका सेकंड लिंक्ड पॉइंट है वो ये है कि देखिए जब आप उन मुल्कों में जाते हैं और आपकी ऑब्वियसली एक ट्रैजेक्टरी होती है नेशनैलिटी की तरफ, ठीक है, और जब वो नेशनैलिटी हासिल करते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन, आप एक प्लेज ऑफ एलिजेंस दे रहे हैं, आप बैत कर रहे हैं उस मुल्क के साथ, और वो बैत काफ़ी चीज़ें उसके अंदर प्रॉब्लमैटिक हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा अभी, वो हम काफ़ी देर तक उसके अंदर लगे रह सकते हैं। जो सबसे ट्रबलिंग इशू वो ये है कि कंस्क्रिप्शन लॉज, कंस्क्रिप्शन ये होती है कि ये जो फ़र्द है, अगर हमारा मुल्क अटैक होता है, इस बंदे को खड़े होकर डिफेंड करना पड़ेगा हमारा मुल्क। और वही बात आ जाती है जो सूरत निसा की आयत थी, जहाँ पे मैदान के बदर के अंदर मुसलमान मारे गए उधर। ठीक है, तो जो आपका सारी आपकी जो मेहनत थी, आपका जो सारा था, एक दिन जब अब यूक्रेन का वॉर वेरी क्लोज टू होम है ना, अगर ना होता स्वीडन ने नेटो को क्यों उन्होंने खपाना था अपना सारा टाइम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो उनको डर है, एक रियल थ्रेट है कि कल रशिया जो है अटैक कर सकता है किसी भी यूरोपियन मुल्क को। इस तरह ही है ना, ऐसा ही है। तो वो हु इज एट रिस्क,
अवाम जो पाकिस्तानी है, जिनको स्वीडन की नेशनैलिटी मिल गई, सोमालिया के मुसलमान वो हैं, और गेस व्हाट, वो खड़े हो जाएंगे बिकॉज बिल्कुल। दे विल बिलीव इन द कॉज। वो कहते हैं चलो यार, एक कॉज है टू फाइट फॉर, लेकिन वुड यू वांट टू डाई फॉर अ कॉज टू फाइट रशिया? कि आपकी जान इतनी आपकी, आपने उसको इतना हकीर कर दिया कि भी मैं जाके उसको रशिया के लिए फाइट करूंगा, स्वीडन को डिफेंड करने के लिए। और ये चीज़ें ओवरनाइट डिसाइड होती हैं। जिस तरह कोरोना के अंदर आपके लॉकडाउन हुए, बंदा कहता है यार मैं चले जाऊंगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो करूँगा, इस तरह नहीं होती वो चीज़ें। ठीक है, वो बॉर्डर्स लॉक हो जाते हैं। तो ये दो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। मैं इसको अब इस भाई तरह उस पर बात देखता हूँ करें। कि जो टैक्स हम वहाँ पे करते हैं, उस टैक्स के अगेंस्ट हमें बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे और मेरे प्रेसिडेंट का, इवन के वहाँ का जो किंग है, उसके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 18 ईयर्स तक मेरे बच्चों को सब कुछ फ्री है, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी, इवन के बहुत सारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी फ्री मिलती है इनको। ठीक है, ये सारे मेरे उसी टैक्स के पैसे में से जा रहा है। ये सारा टैक्स का पैसा जो है वो उनकी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे एम्यूनेशन बनता है। अमेरिका की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, स्वीडन की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो उनका एक कमर्शियल सेटअप है जिसको उन्होंने वो बेचना ही बेचना है। उसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, सबको पता है कि वो स्ट्रैटेजीज क्या है। उसके अलावा मेरे टैक्स के पैसों में से एक सर्टन अमाउंट जो है वो वहाँ के चर्च को जाती है। स्वीडन के अंदर ये लॉ है कि मैं बीइंग अ मुस्लिम उनको ये लिख के देता हूँ कि मेरा जो टैक्स, मेरे टैक्स के पैसों में से मेरा पैसा वहाँ की चर्च को नहीं जाएगा। वहाँ की जो मस्जिदें हैं, ऑलमोस्ट कोई 11-12 मस्जिदें हैं, सिर्फ स्टॉकहोम की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा टैक्स का पैसा और मेरे साथ जितने मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, सीरियन है, इराकी है, लेबनीज़ हैं, ईरानियन है, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, वो सब वहाँ पे लिख के देते हैं। वो सारा टैक्स का पैसा उस मस्जिद को जाता है। तो ठीक है, आपकी मस्जिद बन गई, बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम हमने कर लिया। मस्जिद लेकिन में जा वो रहा है। आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं? ठीक है, आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि एक मुसलमान की लाइफ जो है वो ज़्यादा कीमती है काबे से ज़्यादा? ये हदीस है ना कि भी काबा भी ईंट बाय ईंट वो गिराया जाए, ठीक है, जो कोई मुसलमान नहीं कभी चाहेगा, और वो सारी अपनी जान देने के लिए तैयार है। एक मुसलमान भी मरा जाए, अब कितने 40,000 हो गए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर आप एक इन्फोग्राफिक निकालेंगे उस नक्शे के अंदर, बॉम्ब्स के हवाले से, उसके अंदर आप एक नक्शा, वो टोटल जो 40,000 अगर आप उनकी तस्वीरें लगाएं, उसके अंदर कहीं ना कहीं यूके की तस्वीर आएगी। अब अगर आप उसके ऊपर से फ्लैग लगाएं, कहीं ना कहीं यूके का आएगा, यूएस का आएगा, स्वीडन का आएगा। कि मैं उस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होना चाहता हूँ? हरगिज़ नहीं। और देखें, अभी तक अगर मैं वहाँ पे रहना चाहता, मैं वहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ, वहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट जो मिलता है, ठीक है। अगर मैं क्लेम करना चाहता, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं बैठ के, मैं सिटीजन हूँ उस मुल्क का, ठीक है। लेकिन मैंने वो एक कॉन्शियस डिसीजन बनाई कि मैं इस प्रॉब्लम का, इस इशू का मैं नहीं होना चाहता। जब क़यामत के दिन के ऊपर जब वो 40,000 बच्चे गज़ा के खड़े होंगे, 40,000 अफराद, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, जब वो खड़े होंगे, हाँ, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस वजह से मुझे मारा गया था, और मैं दूसरी साइड पे खड़ा होऊंगा क्योंकि यार चलें थोड़े से पैसे, थोड़े तो उस पैसों में से थोड़ी सी मस्जिदें तो बन गई हैं ना, कम से कम मस्जिदें तो बन गई हैं यार, या थोड़ा सा तो एजुकेशन, किंग की एजुकेशन को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी का इतना सिस्टम है, किंग भी उससे पढ़ रहा है, उस एजुकेशन से। फ्रैंकली मुझे कोई केयर नहीं उस चीज़ के साथ। मुझे ये है कि जो ये कि मुसलमान उम्मत जो है वो एक बॉडी है। अब अगर मेरे यहाँ पे ज़ख्म है, एक दफ़ा मैं आपको मिलने आया था और आपको याद होगा मैं मोटर बाइक से मैं गिर गया था, ठीक है, और मेरे इधर ज़ख्म था, फिर भी हमारी मीटिंग हो गई थी फजर के बाद। अब वो मेरे ज़ख्म इधर फील हो रहा है, लेकिन मैं जो हूँ मुझे कोई परवाह नहीं उस चीज़ की। वो किस तरह का मुसलमान है, ठीक है। यानी कि मुसलमान जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, अगर वो कत्ल किया जा रहा है, उसके साथ गलत सलूक हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हमें खड़े होना है उनके साथ, वो वॉइसेस के साथ, और हमने उनको एक लाइट देनी है। और चले कम से कम अगर वो नहीं हम कर सकते, मैं वो तो ना बनूं कि मैं उनका एक फाइनेंशियली मैं उनका बाइस बन रहा हूं उनकी डेथ के लिए। ये एक बहुत शॉकिंग फैक्ट है जिसको मुझे कोई इसका आंसर नहीं मिल सका आज तक। कितनी एक कम्युनिटी है पाकिस्तान की जो बाहर है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ होगी। ये कितनी है, फैक्ट्स हो गए, मुझे नहीं पता, मैं अभी गूगल करूं तो पता चल जाएगा। और बाकी दूसरी तरफ जो 2,500 अरब और 3,000 अरब और पूरी दुनिया की जो 7-8 हज़ार अरब आबादी है, उसकी आधी से ज़्यादा अगर मुसलमान हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया उस तरफ जाके? हम यहाँ बैठे हुए, वहाँ बैठे हुए, जो अरब में बैठे हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ तो आप खुद दे रहे हैं उनको। घर का दरवाज़ा अंदर के लोग खोलते हैं, बाहर से कोई नहीं करता। वो जो दीवारें चीन बनाई गई थी ना, दीवारें चीन जितने सालों में बनाई गई और 40,000 मजदूर उसके अंदर मर गए, तो क्या दीवारें चीन बनने के बाद जो है कि मंगोलों ने वहाँ पे हमला नहीं किया था?
1 साल के अंदर 3 दफ़ा हमला करके उन्होंने अंदर ईंट की ईंट बजा दी। दरवाज़ा और पूरे इस टेन्योर के अंदर उन्होंने दीवार फलांगने की कोशिश नहीं की। अंदर के लोगों ने दरवाज़ा खोला और अंदर के लोगों ने मरवाया लोगों को। तो प्रैक्टिकली इसका आपकी क्या सॉल्यूशन है? practically- प्रैक्टिकली बताएं क्या हाँ, क्या? मैं यही तो बता रहा हूँ कि पहले हमने अपने आप को तो ठीक करना है, उनको तो आप ब्लेम कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि क्या हम वो इंसान पैदा कर रहे हैं, किसके किरदार के ऊपर आप आवाज़ उठाएंगे? उलमा के, पेरेंट्स पे, दादा के, दादी के? ये डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्यों आया हुआ है? आज से 50 साल पहले वाला मुसलमान आज के मुसलमान से बेहतर क्यों था? इसका तो हमने जवाब दे दिया है, हमने बताया डिक्लाइन वो क्यों है, दोबारा रिपीट करना नहीं, हमसे क्या जो छोड़ दिया। डिक्लाइन की रीज़न है? नहीं, हमने बताई है आपको सारी, वो सारी हमने बात की कोई है। उसकी रीज़न नहीं है। हमने ऐसे कि बताई, जनाब देखिए कि हमने देखिए, जो है जब- वो दीन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। भाई हर घर में मुसलमान पैदा हो रहा है। नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी 14,000 उलमा को लटकाया गया, ठीक है, न्यू दिल्ली से लेके लाहौर और पेशावर तक, ठीक है। यानी कि सिस्टमेटिकली जब ये गोरे आए हैं, उन्होंने यही काम किया है कि जो आपकी टैलेंट है, जो आपके लोग हैं जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के, उनको पहले वाइप आउट और करो। उनका जो पॉइंट है कि वो बर्डन हम अपने आप से उतार नहीं सकते। द बर्डन हमारे ऊपर आएगा ही आएगा कि हमारी गलती रही है थ्रू आउट द सिस्टम कि हमने हमारे पे चलने बाहर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उसकी साजिश। हाँ, बट वी देख, जो At our end हमने भी पर्सन, कुछ- जो इंडिविजुअल अपनी हिस्ट्री नहीं जानता, वो आगे जाके वो चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकता। अगर उसको पता है कि ये AC/DC सिस्टम जो ये करप्शन क्रिएट करता है, फ्ला सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम जो करप्शन क्रिएट करता है, अगर उसको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता कि ये क्यों कहाँ से आया और कहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट था हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, वो एक चेंज नहीं लेके आ सकता। तो बार बार बस ये कहना कि भाई ये चीज़ सही नहीं, ये सही नहीं, वो नहीं सही, दैट डजंट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज। I guess it's a never ending discussion। Yeah. और शायद हम लोग अगर इसके ऊपर आर्गुमेंटेशन और काउंटर आर्गुमेंट्स होते रहे तो वो शायद होते ही रहेंगे। बट द कंक्लूजन इज के अपने अपने मसले मसाइल हैं, वेस्ट के अपने मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं, और इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। ना आप डिनाई कर रहे हैं कि वेस्ट के मसले मसाइल नहीं है, ना आप डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मसले मसाइल नहीं है। दोनों जगह के अपने मसले मसाइल हैं। आई गेस एट द एंड जो पॉइंट मैं कंक्लूड करूँगा इस सारी पॉडकास्ट से, वो यही है कि पर्सपेक्टिव मैटर्स, कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी प्रायोरिटी क्या है ज़िंदगी में। मेरा कंक्लूजन ये था कि स्टिल आई गेस पाकिस्तान में तरबियत इज़ रिलेटिवली ईजियर अगर आप वेस्ट से कंपेयर करें, बिकॉज वेस्ट में चैलेंजेस ज़्यादा हैं तरबियत के रिलेटेड, स्पेशली जब आप इस्लामिक लेंस लगाते हैं। अगर आप इस्लामिक लेंस उतारते हैं और आप सिर्फ ये देखते हैं कि दुनिया में मैं किस तरह ग्रो करूँगा, पाकिस्तान और वेस्ट को कंपेयर किया जाए, तो डेफिनेटली आप वेस्ट में ज़्यादा ग्रो करेंगे। बट जैसे ही आप दीनी लेंस लगाते हैं तो देन यू फील के पाकिस्तान इज़ स्टिल अ बेटर प्लेस फॉर तरबिया। सो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करूँगा कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू लीव पाकिस्तान और नॉट। अब अपनी प्रायोरिटीज़ को एक्सप्लोर करें। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आप दीन को प्रायोरिटी देना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आई गेस पाकिस्तान इज़ स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ फाइनेंशियल लिबर्टी या फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, मे बी यू मे लिव पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर